हेलो माय डियर अपकमिंग मैकेनिकल इंजीनियर्स, कैसे हैं आप लोग। वेरी वार्म वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो माय डियर स्टूडेंट्स, पहले तो ये बता दीजिए कि आप लोग कैसे हैं, आप लोग का हेल्थ कैसा है, आप लोग पढ़ाई को कितना एंजॉय कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग का हेल्थ काफ़ी अच्छा होगा, आप लोग कंटिन्यू पढ़ाई कर रहे होंगे और जो भी मैं लेक्चर पढ़ा रहा हूँ उसका आप लोग प्रॉपर तरीके से रिविजन भी कर रहे होंगे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में मास्टर कोर्स फॉर मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए स्टार्ट हो चुका है। हम लोग मैकेनिकल का जो भी आपका सिलेबस रहता है स्टेट लेवल एजेई में या फिर आपका सेंट्रल लेवल एजेई में, लाइक एसएससी जेई हो गया, आरआरबी जेई हो गया, इसके अलावा जो अलग अलग स्टेट लेवल का एजेई रहता है, इसके अकॉर्डिंग, इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग कंप्लीट कोर्स ले रहे हैं मैकेनिकल का सब्जेक्ट वाइज। जिस सब्जेक्ट को सबसे पहले हम लोग स्टडी कर रहे हैं दैट इज योर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, और ये आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का थर्ड लेक्चर हो जाएगा। ये आपका थर्ड लेक्चर हो जाएगा। इससे पहले 2 लेक्चर आ चुका है, अगर आप नहीं देखे हैं तो जाइए प्लेलिस्ट में, यूट्यूब के प्लेलिस्ट में, वहाँ आपको मैकेनिकल का मिल जाएगा, जेई एंड एई का से आपका प्लेलिस्ट, उस प्लेलिस्ट में आपको सारे लेक्चर मिल जाएंगे 1 बाय 1 करके, राइट। तो इससे पहले 2 लेक्चर आ चुका है, ये आपका थर्ड लेक्चर होने वाला है और मैं आपको यूट्यूब में कंप्लीट सिलेबस बताऊंगा। आप लोग को बिल्कुल टेंशन नहीं ले रहा है। कोई अगर बच्चा एसएससी जेई का प्रिपरेशन कर रहा है, कोई अगर आरआरबी जेई का प्रिपरेशन कर रहा है, कोई अगर अदर जैसे इसरो डीआरडीओ जेई का प्रिपरेशन कर रहा है, या फिर अलग अलग स्टेट में जैसे यूपी में होता है, महाराष्ट्र में होता है, गुजरात में होता है, बिहार में होता है, झारखंड में होता है, साउथ तरफ या होता है, या फिर असम तरफ बात करो, हर तरफ इंडिया के किसी भी कोने से अगर आप ए एंड जेई का प्रिपरेशन कर रहे हो, बट सबसे इंपॉर्टेंट क्या, अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर हो तो अगर आप मैकेनिकल से बिलोंग करते हो और कोई भी ए जे का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए होने वाला ये मास्टर कोर्स। बिकॉज मैं कोई भी ए और जेई के सिलेबस को पकड़ा हूँ, एसएससी जेई ले लो, आरआरबी जेई ले लो, स्टेट लेवल ए जेई ले लो, सभी चीज़ों का मैं स्टडी किया हूँ सिलेबस का, और उसके अकॉर्डिंग मैं सिलेबस को यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ ताकि आप लोग का कोई भी टॉपिक छूटे ना। मैं आपको यहाँ पे थ्योरी बताऊंगा, डेरिवेशन बताऊंगा, एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्यूशन बताऊंगा, न्यूमेरिकल बताऊंगा, हर टाइप का क्वेश्चन रहे, थ्योरी रहे, डेरिवेशन रहे, सब मैं आपको कराऊंगा। बस आपको कंटिन्यू देखते हुए चलना है, राइट। और आपका जो मेरा जो लेक्चर आता है ये आपका था अल्टरनेट डे में, एक दिन के बाद आएगा और आपको हर इवनिंग 7 बजे के आसपास आपको वीडियो मिल जाएगा, राइट। तो आप लोग ट्राई कीजिएगा कि डेली लेक्चर आप लोग फॉलो कीजिए, मतलब अल्टरनेट डे में जब भी आता है 7 बजे के आसपास आएगा। कभी डिले होगा तो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाएगा, कभी 6 बजे, कभी 8 बजे, लेकिन 7 बजे आप रखिए हर एक अल्टरनेट डे में। जैसे अगर आप आज लेक्चर देख रहे हो तो आपको परसों मिलेगा, एक दिन के बाद मिलेगा, ठीक है। समझ आया कि नहीं? तो आप लोग कंप्लीट देखिए। आप देखिएगा, सिर्फ आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़िए, इस सब्जेक्ट जब आपका कंप्लीट हो जाएगा तो आपको खुद लगेगा कि आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में काफ़ी अच्छे हो गए। मैं तो ये 100% में श्योर देता हूँ कि अगर आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को कंप्लीट सिर्फ एक सब्जेक्ट को देखिए, फिर देखिए आप इस सब्जेक्ट में मास्टर हो जाओगे। और जैसे मैं आप लोगों को पहले कहा था, जब मैं फर्स्ट इंट्रोडक्शन लेक्चर लिया था इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का, तो मैंने आप लोग से डिस्कस करा था कि अगर आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को अच्छी तरह से पढ़ लिए तो आपका 3 सब्जेक्ट इजी हो जाता है। इसके अलावे एक तो सॉम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, एक टॉम थ्योरी ऑफ मशीन, और एक आपका एफएम फ्लूइड मैकेनिक्स, क्योंकि तीनों जो सब्जेक्ट है वो इसी से निर्माण हुआ, इसी से उद्भव हुआ, इसी से बना है। तो अगर आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स अच्छा है तो तीनों सब्जेक्ट अच्छा है। दैट इज वाई मैं आपसे हमेशा कहता हूँ, और इसीलिए देखो अभी 2-3 लेक्चर है, इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिएगा बहुत सारे बच्चे ना, कभी कभी कोई कॉल करता है और बोलता है कि सर हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हमेशा दूर भागते हैं, डर लगता है, जबकि ये सबसे बेसिक है। अगर आप अच्छा मैकेनिकल इंजीनियर बनना चाहते हो तो अगर आपका इंजीनियरिंग मतलब मैकेनिक्स अच्छा नहीं है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स अच्छा नहीं है, तो आप अच्छा मैकेनिकल इंजीनियर बन ही नहीं सकते हो। तो आप समझ सकते हो कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स कितना इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ईजी है। इसमें लोग बेसिक चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, राइट। और अब मेरा कोर्स देखिए, आप देखिएगा मास्टर हो जाओगे और हेल्प भी मिलेगा अदर सब्जेक्ट को पढ़ने में। चलिए आज का ज्ञान बहुत हो गया, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है, लेक्चर। तो हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को स्टार्ट कर चुके हैं एंड ये हम लोग का हो जाएगा थर्ड लेक्चर। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, पहले हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं कि फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में क्या पढ़ें। 2 मिनट में आपको डिस्कस करा देता हूँ, फिर हम लोग आज देखेंगे। देखो अगर मैं बात करूंगा फर्स्ट लेक्चर में, स्टार्ट करता हूँ यहाँ से। सबसे पहले हम लोग समझे थे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्या होता है, मैं आपको बता चुका हूँ। इसमें हम लोग फोर्स और फोर्स से रिलेटेड उसका जो इफेक्ट होता है वो देखने को मिलता है। कोई बॉडी में हम लोग फोर्स लगाएं तो वो फोर्स पढ़ रहे हैं कि कितना उस बॉडी में फोर्स लग रहा है और उसका क्या इफेक्ट बॉडी में पड़ रहा है, उसके बारे में स्टडी करते हैं। फिर हम लोग समझे थे कि ये फिजिक्स से निकला हुआ है, फिजिकल बॉडी है, इसमें अगर सिर्फ और सिर्फ फोर्स और फोर्स रिलेटेड चीज़ें पढ़ते हैं तो वो मेरा मैकेनिक्स कहलाता है, ठीक है।
और अगर फोर्स लगा रहे हैं तो बॉडी अगर रुका हुआ है तो स्टैटिक हो गया, अगर फोर्स लगा उसको मूवमेंट आ रहा, मोशन हो रहा है तो वो मोशन में। यानी कि हम लोग मैकेनिक्स में चाहे वो बॉडी रेस्ट में रहे या मोशन में रहे, दोनों के बारे में स्टडी करते हैं। और इसी बेसिस में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को 3 भाग में डिवाइड किया गया है, या फिर बोल सकते हो 3 सब्जेक्ट में डिवाइड किया गया है, जो कि मैकेनिकल के अलग अलग सब्जेक्ट है। दैट इज योर सोम, टॉम एंड एफएम। अगर मैं बात करूं सोम में, तो आप लोगों को मैं बता चुका हूं स्टैटिक, मतलब जो भी चीज़ हम लोग सोम में पढ़ते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ते हैं, हम लोग किसी भी एक बॉडी को लेके के उसके बारे में स्टडी करते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो वो मेरा स्टैटिक पोजीशन में रहता है, मतलब वो रुका हुआ रहता है। देन हम लोग फोर्स लगा उसके इफेक्ट के बारे में स्टडी करते हैं। अगर बात करेंगे टॉम का, तो वो मेरा मोशन में रहता है, जैसे क्रैंक शाफ्ट वो चलते रहता है। आप देखो ना, व्हीकल, कोई भी व्हीकल पकड़ लो, कार ले लो, बाइक ले लो, उसको देखो इंजन चल रहा है हमेशा, उसके अंदर जो है चेन है, या फिर आपका क्रैंक शाफ्ट ले लो, ये सभी वाल्व, ओपन इनलेट वाल्व, वो मोशन कर रहा है। ठीक है, कार ले लो, कार में आपका सिलेंडर पिस्टन है, वो मोशन कर रहा है, तो उसके इसमें पढ़ते हैं, आपका टॉम में पढ़ते हैं, तो वो मोशन कर रहा है। ये स्टैटिक है, सोम स्टैटिक, और आपका टॉम डायनेमिक, या फिर बोल सकते हो आपका क्या, डायनेमिक ही बोल लो। और बचा एफएम। एफएम में क्या, वही चीज रेस्ट में रहे या फिर डायनेमिक रहे, बट ये फ्लूइड का बात कर रहा है। जैसे पानी, कोई पानी जो चलते बहने वाला पानी है, तो उसके बारे में स्टडी करते हैं। जैसे कोई भी देखना, एफएम में हम लोग क्या पढ़ते हैं भाई, हाइड्रोस्टेटिक फोर्सेस के बारे में पढ़ते हैं। कोई आप पाइप से पानी पार कर रहे हो तो कितना फोर्स लगा रहा है, या फिर आप प्रोड्यूस कर रहे हो इलेक्ट्रिसिटी विद द हेल्प ऑफ आपका वाटर। पानी से जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं टरबाइन में, पानी को इंजेक्ट करा के, गिरा के, ठीक है, डैम से, तो उस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं। तो वहाँ पे स्टैटिक रहे या डायनेमिक रहे, पानी मेरा रुका हुआ है या चल रहा है, उसके बारे में स्टडी करते हैं एफएम में। तो ये चीज़ देखे थे। इसके बाद हम लोग डिस्कस किए थे कि भाई ठीक है, इतना सब हम लोग फोर्स और फोर्स का ही तो इफेक्ट पढ़ते हैं, तो सर अगर फोर्स सिस्टम एक बॉडी में ढेर सारा लग रहा है तो उसका रिजल्टेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो उसको देखे थे, अगर पैरेलल फोर्सेस रहता है तो एक डायरेक्शन पे रहा तो दोनों को हम लोग जोड़ देते हैं, अगर ऑपोजिट रहा तो दोनों को घटा देते हैं। ये चीज़ देखे थे। और बात करते हैं, और क्या हम लोग देखे थे, देन देखे थे कि अगर हम लोग नॉन पैरेलल फोर्सेस का बात करें, देखिए क्योंकि इससे पहले तो पैरेलल था। पैरेलल मतलब क्या है, दोनों के बीच के डिस्टेंस मेरा सेम है। यहाँ अगर मेरा 2 मीटर का डिस्टेंस है, यहाँ भी 2 मीटर का डिस्टेंस रहेगा, तो पैरेलल फोर्सेस का इजी तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये रहा मान लो 20 न्यूटन का फोर्स, ये 20 न्यूटन का फोर्स, तो रिजल्टेंट मतलब जितना भी एक बॉडी में जितना लग रहा लोड, उसको अगर एक में दिखाना चाहेंगे तो क्या कर देंगे, 20 + 20 कर देंगे, तो 40 हो जाएगा मेरा रिजल्टेंट फोर्स न्यूटन। और अगर अपोजिट डायरेक्शन रहा तो घटा दिए, तो ये काफ़ी इजी है। लेकिन जब मेरा नॉन पैरेलल फोर्सेस रहा, उसको कैसे हम लोग सर मतलब फाइंड आउट करेंगे रिजल्टेंट, तब बहुत सारा ऐसा लॉ और थ्योरम का यूज़ करते हैं, तब जाके हम लोग नॉन पैरेलल फोर्सेस का रिजल्टेंट फाइंड आउट करते हैं। उसमें से एक मेरा था पैरेललोग्राम लॉ ऑफ थ्योरम, या फिर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस। इसमें क्या करते हैं, अगर मेरा 2 फोर्सेस है, 2 फोर्सेस दिया गया है, तो उन दोनों फोर्सेस का जो अगर हम लोग उससे पैरेललोग्राम बना दिए तो उसका जो डायगोनल होता है वो मेरा रिजल्टेंट देता है। तो ये चीज़ हम लोग यहाँ पे देखे थे। अच्छा, इस चीज़ को मैं थोड़ा सा अच्छे से कर देता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा जो है ना, ये मेरा ख़राब हो गया, क्योंकि आपको लोग को जो ये PDF नोट्स मिलेगा वो प्रॉपर तरीके से मिलना चाहिए। तो एक सेकंड, लेट मी इरेज दिस, और फिर से एक बार अच्छा से हम इसको बना देते हैं, फिर हम लोग आगे देखेंगे। राइट, वेट अ मिनट, ज़रा सा मुझे टाइम दे दीजिए। तो यहाँ से हम लोग एक पॉइंट लिए थे, कनकरेंट पॉइंट था, इसलिए एक पॉइंट से 2 फोर्स मेरा निकलता था, तो एक फोर्स मेरा यहाँ जा रहा है। एक सेकेंड, ये मेरा स्ट्रेट लाइन जाएगा ना, देखो स्ट्रेट लाइन जब बनाने चाहोगे ना तो बनता नहीं है। और एक मेरा ये था, 2 फोर्सेस था यहाँ पे, ठीक है, 2 फोर्सेस था। एक हम लोग क्या लिए थे, शायद P एंड Q लिए थे ना, यस, Q एंड P लिए थे, तो मैं वही यहाँ पे कर देता हूँ, दिस इज योर Q, और यहाँ पे एक था मेरा P था, राइट। एंड रिजल्टेंट मेरा बीच से कहीं जा रहा था, बीच से मेरा कहीं रिजल्टेंट जा रहा था। यानी कि बीच से कहने का मतलब क्या है कि आपका जो इसका डायगोनल रहेगा इस पैरेललोग्राम का। तो ये मेरा पैरेललोग्राम का, एक सेकंड, इसको मिल जाएगा, एक सेकंड, ये कहीं जाके मिल गया, तो ये मेरा क्या दे रहा है, इसका पैरेललोग्राम दे रहा है, ठीक है। यानी पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है वो रिजल्टेंट दे रहा है। फिर हम लोग यहाँ पे ट्रायंगल बनाए थे। अगर हाँ, एंगल का बात करते हैं, अगर 2 फोर्सेस के बीच में एंगल हम लोग ले लेंगे थीटा, दोनों फोर्सेस के बीच के मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है। थीटा ले लिए, थीटा क्या है, Q और P फोर्स के बीच का जो एंगल थीटा था, और रिजल्टेंट के साथ जो एंगल बनाता है उसको हम लोग क्या किससे दिखाते हैं, फाई से दिखाते हैं। तो इसको हम लोग फाई से दिखा दिए। एंड ये भी देखे थे कि अगर हम लोग उसको थीटा मानते हैं तो यहाँ भी हम लोग थीटा लेंगे, क्योंकि अगर पैरेलल फोर्सेस को कोई काटता है तो ये भी थीटा यहाँ पे हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या देखे थे,
चीज़ें के बारे में स्टडी किए थे। एक सेकेंड, यहाँ में मैं थीटा कंसिडर कर देता हूँ। एक सेकेंड भाई, डार्क थोड़ा ले लेते हैं और ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, थीटा। ठीक है, चलिए इतना चीज़ हो गया। तो हम लोग देखे थे। फाइनली आपको क्या पता रखना है सिर्फ इसी के बारे में कि अगर रिजल्टेंट हम लोग नॉन पैरेलल फोर्सेस का फाइंड आउट करना चाहेंगे, नॉन पैरेलल फोर्सेस का रिजल्ट, नॉन पैरेलल मतलब जो एक दूसरे को कट कर देता है, जो एक दूसरे को कट कर देता है। कहने का मतलब क्या है कि ये देखो, ये हो गया आपका नॉन पैरेलल, ये एक रहा और ये एक रहा, इसको हम लोग नॉन पैरेलल कहेंगे। क्यों? बिकॉज ये एक दूसरे को कट कर देता। तो इसका रिजल्टेंट हम लोग क्या देखे थे? रिजल्टेंट हम लोग देखे थे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर रूट अंडर में रहता पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा, जहाँ पे जो थीटा है वो आपका क्या है, एंगल बिटवीन टू फोर्सेस है। दो जो फोर्स रहता है ना पी एंड क्यू, इसके बीच का एंगल हम लोग थीटा लेके चलते हैं। चलिए ये चीज़ हम लोग देखें, और पी और क्यू तो दो फोर्सेस है। चलिए ये हम लोग देखें। इसके बाद ये तो हो गया वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट। अच्छा, इससे पहले ये वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट से पहले मैं आपको बता चुका था स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर मतलब सिर्फ उसमें मैग्नीट्यूड का जरूरत पड़ता है, मतलब वैल्यू का। लेकिन जब हम लोग बात करेंगे वेक्टर क्वांटिटी का, तो एक होता है स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर में मेरा डायरेक्शन का भी जरूरत पड़ता है वैल्यू के साथ साथ, मतलब मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। तो चूंकि यहाँ पे फोर्स के बारे में पढ़ रहे हैं और फोर्स मेरा क्या है, आपका वेक्टर क्वांटिटी है, तो आपका क्या जरूरत पड़ेगा, वैल्यू ऑफ द रिजल्टेंट, यानी कि वैल्यू और आपका डायरेक्शन, या फिर बोल सकते हो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। तो यहाँ पे ये तो आपका वैल्यू हो गया, मतलब आपका मैग्नीट्यूड हो गया, लेकिन डायरेक्शन कैसे पता चलेगा, किसका, रिजल्टेंट का डायरेक्शन। तो देखो इस डायरेक्शन पे जा रहा है, तो इसके बीच के एंगल हम लोग ले लेते थे फाई हॉरिजॉन्टल के साथ, तो आपको मुझे फाई भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो फाई हम लोग कहाँ फाइंड आउट किए थे, यहाँ पे tan फाई, और tan फाई इक्वल टू मेरा क्या निकला था, ये मेरा निकला था tan फाई इक्वल टू क्यू साइन थीटा प्लस पी प्लस क्यू साइन थीटा। इसके बाद ये हो गया डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट, किस डायरेक्शन में मेरा रिजल्टेंट जा रहा है, हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बना रहा है। चलिए इतना चीज़ पढ़े थे। अब बात करते हैं हम लोग इसका कुछ हम लोग कंक्लूजन निकाले थे। कंक्लूजन जैसे अगर मेरा 90 हो गया तो वही रिजल्टेंट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा, उसमें हम लोग थीटा का वैल्यू अगर 90 पुट कर देंगे तो मेरा जीरो हो जाता है, और मेरा बचता ओनली क्या है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। और उसी तरह मैं इसी में टेन थीटा में अगर थीटा का वैल्यू 90 पुट कर देता हूँ तो साइन थीटा और कॉस थीटा, तो मेरा ओनली बचता क्या है, आपका पी डिवाइड बाई क्यू डिवाइड बाई पी। क्यों? क्योंकि साइन 90 इक्वल टू होता है 1, तो ऊपर में तो 1 बचेगा, तो ये पूरी तरह से आपका कट गया, और नीचे में कॉस थीटा इक्वल टू हो जाता है मेरा 0, तो पूरी तरह खत्म, तो क्यू बाई पी बचता है। और हम लोग क्या देखे थे इसका कंक्लूजन, कि अगर मेरा दो एंगल में रहता तो एंगल में हम लोग डिस्कस किए थे काफ़ी अच्छी तरीके से कि रिजल्टेंट सेम रहता है, लेकिन tan फाई का वैल्यू चेंज होता है अगर रिजल्टेंट थोड़ा बहुत हम लोग फोर्स चेंज करेंगे। जैसे इसको Q लिए थे तो एक बार इसको P ले लिए थे, दोनों फोर्सेस को, क्योंकि हम लोग ये जो tan फाई इक्वल टू था, ये ऊपर में जो हम लोग लेते हैं ना वो उस फोर्स को लेते हैं जो कि मेरा हॉरिजॉन्टल के साथ नहीं मेरा टच करता है रिजल्टेंट। तो देखो यहाँ पे रिजल्टेंट, ये तो मेरा रिजल्टेंट है, R से मैं इसको दिखा देता हूँ, एक सेकेंड, हाँ इसको R से मैं दिखा देता हूँ। दिस इज योर रिजल्टेंट R, रिजल्टेंट R। तो देखो रिजल्टेंट किसके साथ एंगल बना रहा है, फाई हॉरिजॉन्टल के साथ, तो मेरा P के साथ बना रहा, तो Q लिखेंगे ऊपर में साइन थीटा और नीचे में फिर Q आपका ऊपर में साइन थीटा नीचे में कॉस थीटा, और PQ जिसके साथ टच कर रहा है उसको बाद में लिख देंगे। सेम इसी तरह मैं आप लोग को समझाया था यहाँ पे, कहाँ पे, इस वाले में, कि अगर यहाँ पे P है, अब ये P टच नहीं कर रहा, तो ऊपर में लिखे P साइन थीटा, ऊपर में देखो Q नहीं टच कर रहा था, तो Q साइन थीटा और Q कॉस थीटा, तो यहाँ लिखेंगे P साइन थीटा और P कॉस थीटा, और जिसको टच नहीं कर रहा वहाँ पे Q दे दिए। चलिए ठीक है। अभी तक आप लोग कोई बच्चा होगा जो रेगुलर देख रहा होगा वीडियो, वो बोल रहा होगा सर आप बार बार इसको रिपीट करा रहे हैं बाबू, क्योंकि ये फंडामेंटल चीज़ है। मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोग को 3 सब्जेक्ट अलग में मास्टर कैसे बनोगे आप इसी तरह। देखो आप देखो जो भी यूपीएससी में क्वालिफाई करता, रैंक 1 लाता, कोई लाता, आपको क्या लगता है वो तेज होता? तेज नहीं होता, हार्ड वर्किंग होता है। वही बच्चा कोई चीज़ में सक्सेस होता है जब एक चीज़ को 10 बार पढ़ता है। आप देखोगे उन लोग बोलता है कि पूरा का बुक का पेज नंबर भी मुझे याद आ जाता है, क्योंकि एक चीज़ को मैं 10 बार पढ़ता हूँ। क्योंकि देखो पढ़ने का तो कुछ ही सिलेक्टेड बुक है जो आपको पढ़ना है, कुछ ही जैसे लक्ष्मीकांत माना जाता है। कोई अगर यूपीएससी का प्रिपरेशन करता है, मैं खुद किया हूँ, क्वालिफाई किया हूँ यूपीएससी, तो मुझे पता है। तो जैसे लक्ष्मीकांत होता है पॉलिटी का, तो उस चीज़ को आदमी 10 बार पढ़ता है, क्योंकि एक बार अगर आप सिलेक्ट कर लियो ना, जैसे आप मेरा कोर्स देख लिए कि सर अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो अब जरूरी नहीं कि हर बार अलग अलग टीचर से पढ़ो, आप मेरा ही कोर्स बार बार पढ़ो, लेकिन रिवीजन करते रहो, बार बार कोर्स को देखो, या तो देखो या फिर जो नोट्स बनाए हो पीडीएफ या फिर आप कॉपी में, उसको बार बार पलटो, रिवीजन करो क्वेश्चन लगाओ, रिवीजन करो क्वेश्चन लगाओ। इस तरह से आप महारत हासिल होगी। वही मैं कर रहा हूँ, आप लोग को ये आदत बना रहा हूँ कि आप लोग को एक चीज़ को बार बार रिवीजन करो। आप देखोगे, या आप देखो जिस तरह मैं करा रहा हूँ, स्किप मत करना कोई, ये नहीं सर पढ़ाई में है तो स्किप कर देते, नो। स्किप जो बच्चा करेगा ओवर स्मार्ट बनेगा, वो बाद में उसको घाटा होगा। तो प्लीज़
प्लीज़ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि जो मैं रिवीजन करा रहा हूं आप इसको बस देखिए ना, क्या दिक्कत है, 10 मिनट देख लिए तो कोई घाटा नहीं होगा। मैं क्यों करा रहा हूँ, कोई ना कोई सोच के ही करा रहा हूँ आप लोग को, ठीक है, कि मैं गारंटी ले रहा हूँ जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ वैसा अगर पढ़िएगा तो आप देखिएगा कौन सा ऐसा जॉब है जो आप निकाल नहीं पाओगे, एक टाइम में 10 एग्जाम निकाल लोगे। लेकिन हाँ, जिस तरह मैं पढ़ा रहा हूँ उसी तरह आपको पढ़ना है, ठीक है। 24 घंटा आपको टाइम मिलता है, अगर 2 घंटा यहाँ पे आप एक घंटा एक्स्ट्रा पढ़ ली, रिवीजन कर ली, तो क्या ही बुरा है, आप पढ़ ही तो रहे हो ना। चलिए, तो यहाँ से हम लोग ये चीज़ देखे थे। और कंक्लूजन क्या देखे थे कि अगर आपसे एक कंडीशन पूछता है कि रिजल्टेंट का वैल्यू मैक्सिमम कब होता है और मिनिमम कब होता है, किस केस में, तो हम लोग देखे थे कि अगर थीटा का वैल्यू हम लोग 0 ले लेते हैं, 0 कब होगा, जब एक मेरा पी यहीं होगा और क्यू भी इसी डायरेक्शन पे होगा, तभी तो थीटा का वैल्यू यहाँ पे 0 हो गया ना। थीटा का वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया। मैंने क्या कहा था, थीटा क्या होता है, पी और क्यू फोर्स के बीच का जो एंगल है, पी और क्यू फोर्स के बीच का जो एंगल है वही मेरा थीटा होता है, वही थीटा होता है। तो अगर दोनों आपस में एक ही लाइन में पार हो रहा तो थीटा का वैल्यू 0 हो गया। तो जैसे हम लोग इस थीटा का वैल्यू को 0 को पुट करेंगे कहाँ पे, रिजल्टेंट का वैल्यू में, यानी कि इस वाले में वैल्यू पी प्लस क्यू प्लस 2p cos थीटा, तो मेरा यहाँ पे क्या निकला था, p प्लस क्यू। और जब मैं ये तो हो गया एक कंडीशन। दूसरा कंडीशन हम लोग क्या किए थे, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में ले लेंगे इस बार पी और क्यू को, क्योंकि ये मेरा यहाँ पे जा रहा था पी, तो क्यू ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, एक मैंने ऑपोजिट ले लिया, पूरी तरह से ऑपोजिट, मतलब इस डायरेक्शन में, एक मेरा इधर जा रहा है एक मेरा इधर जा रहा है, क्यू इधर जा रहा है पी इधर जा रहा है, यानी कि 180 का कंडीशन आ गया यहाँ पे। तो जब मैंने 180 पुट किया तो यहाँ पे रिजल्टेंट क्या मिला था मुझे, पी माइनस क्यू। तो आप खुद ही देखो रिजल्टेंट किसमें ज़्यादा मिला भाई, इसमें जोड़ दिए ना, 10 प्लस 10 ही ले लो, तो क्या होगा 10 प्लस 10 20 हो गया। लेकिन यहाँ अगर करेंगे 10 माइनस 10 तो 0, तो कम किस में आया, तो आप बोलोगे सर इस वाले कंडीशन में कम आया, मतलब जब हम लोग थीटा का वैल्यू 180 लिए, तो थीटा का वैल्यू 180 लेंगे तो मेरा रिजल्टेंट कम मिलेगा, मिनिमम मिलेगा, और जब हम लोग 0 लेंगे तो मैक्सिमम मिलेगा। वैसे डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट में कोई चेंज नहीं आया था, दोनों का tan phi = 0 ही मिला था एंगल। भाई आप खुद ही सोचो ना, रिजल्टेंट के साथ एंगल, देखो दिमाग थोड़ा लगाना, कोई भी चीज़ कोई पढ़ा रहा, हम पढ़ा रहे, अगर कोई पढ़ा रहा है, थोड़ा सा कॉमन सेंस में लगाना कि सर जी एक चीज़ बताइए, ये तो मुझे समझ आ गया कि वैल्यू पुट कर दिए यहाँ पे भाई। अच्छा, यहाँ दोनों में कॉमन सेंस में आपको बता रहा हूँ, यहाँ सर P प्लस क्यू क्यों हुआ, क्योंकि सर एक फोर्स इधर जा रहा था और एक दूसरा फोर्स भी इधर जा रहा, P एंड Q, और मैं आपको बताया हूँ भाई एक तरह से ये तो दोनों क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल फोर्स हो गया, हॉरिजॉन्टल मतलब पैरेलल फोर्स ही हो गया ना। ये देखो ये गया पहला, दोनों पैरेलल, तो पैरेलल में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो एक तरह से जब यहाँ पे एंगल नहीं लिए, ये देखो कुछ एंगल यहाँ पे थीटा लिए, लेकिन जब हम लोग एंगल नहीं ले रहे हैं, इसी लाइन पे दोनों जा रहा है, तो एक तरह से पैरेलल ही हो गया। तो पैरेलल में क्या करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं जब अगर सेम डायरेक्शन में रहा, तो बस सिंपल रिजल्टेंट इक्वल टू P प्लस क्यू, इसीलिए आया। एंड जब हम लोग ऑपोजिट लेते थे, याद करो ऑपोजिट लेते थे क्या होता था, एक फोर्स हम लोग इधर लिए, एक फोर्स इधर लिए, एक फोर्स इधर लिए, तो P माइनस क्यू करते थे रिजल्टेंट इक्वल टू, तो P माइनस क्यू वही मेरा यहाँ पे आया। क्योंकि 180 बेसिकली हुआ क्या यहाँ पे, एक सेकंड में 180 इक्वल टू दिखाता हूँ, वो तो ऑपोजिट ही हुआ ना। 180 मतलब क्या, एक फोर्स इधर गया एक फोर्स इधर गया, तो बेसिकली यहाँ पे क्या यही P एंड Q है, P एंड Q ऑपोजिट आ रहा है, तो यहाँ पे रिजल्टेंट क्या किए, P माइनस क्यू है। जो भी बड़ा रहेगा उससे छोटा घटा देंगे, हो सकता है Q माइनस P हो जाए, लेकिन समझ आया ना यहाँ पे, बस बेसिक लॉजिक है। अब बात करेंगे tan phi का, डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट, मतलब रिजल्टेंट जो है वो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना मेरा बना रहा है एंगल, यही तो tan phi होता है ना। तो अब देखो दोनों केस में ये मेरा यहाँ पे रहा P एंड यही रहा Q, रिजल्टेंट भी यही मिला, तो यहाँ पे क्या कोई एंगल है फाई, बिल्कुल नहीं है, तो बस 0 हो गया। तो अगर मेरा अपोजिट भी ले लिए, P इधर ले लिए और Q इधर ले लिए, कुछ भी ले लो, फिर भी तो यहीं पे रिजल्टेंट हुआ ना। क्या रिजल्टेंट कोई एंगल बनाया, बिल्कुल नहीं। आप देखते थे P Q में क्या होता था, ये मेरा P जाता था इधर जाता था, Q जाता था, तो रिजल्टेंट मेरा बीच में होता था, ये बीच में होता था, तब हम लोग यहाँ पे इसके बीच के हम लोग फाई लेते थे। यहाँ तो कोई एंगल मिल ही नहीं रहा ना, चाहे 180 रहे या फिर आपका सेम डायरेक्शन में, रिजल्टेंट तो उसी लाइन पे सटा हुआ, तो कोई एंगल बना नहीं, इसलिए यहाँ भी 0 यहाँ भी 0। गॉट इट माई पॉइंट। तो थोड़ा सा आप लोग, और नहीं तो कुछ नहीं, कॉमन सेंस भी अगर नहीं लगाना है, ऐसा बात नहीं, आप लोग बहुत तेज है, लेकिन बस आप रिवीजन कीजिए ना, जैसे अभी आप 2-3 बार इसको देख लिए होंगे तो आप लोग को याद कंफर्म हो गया होगा। चलिए भाई, तो अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये सभी चीज़ देखे थे। आज क्या बात करेंगे, सिंगल फोर्स का। अच्छा, इससे पहले तो 2-2 फोर्स देख रहे थे, मैं अगर आपको बताऊं, इससे पहले जितना फोर्स देख रहे थे, एक P था एक Q था। यही तो हम लोग जो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस देखे थे, वो क्या करते थे, इसी को हम लोग इस तरह करके और पैरेललोग्राम बनाते थे। देखो ये मेरा पैरेललोग्राम बन गया ना, अगर मैं इस तरह करके बनाऊं तो ये मेरा पैरेललोग्राम बन गया और इसी का रिजल्टेंट देता था डायगोनल, ठीक है। तो यहाँ पे 2 फोर्स था, Q एंड P था। लेकिन अगर मेरा सिंगल फोर्स दिया तो उसका कैसे रिजल्टेंट फाइंड आउट करते हैं, अभी हम लोग रिजल्टेंट फाइंड आउट कर रहे हैं फोर्स एंड फोर्स सिस्टम में। तो अब बात करेंगे सिंगल फोर्स का। तो देखो यहाँ पे सिंगल फोर्स हम लोग F ले लिए हैं, क्या ले लिए हैं हम लोग यहाँ पे, F ले लिए, ये मेरा F है सिंगल फोर्स। डायरेक्शन हम लोग इस टाइप से ले लिए, किस डायरेक्शन में लिए, बाहर जा रहा है मेरा, बाहर, इस तरह जा रहा, बाहर जा रहा।
समझ रहे हो, यहाँ पे रेड कलर से देखो डायरेक्शन मेरा आउटसाइड जा रहा है, आउटसाइड। अच्छा, तो सर एक सिंगल फोर्स है, इसका कैसे रिजल्टेंट फाइंड आउट करते हैं? तो रिजल्टेंट इसका रिजोल्व करते हैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे। कैसे फाइंड आउट करते हैं? वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, सिंपली मैंने क्या, एक फोर्स मैंने ले लिया आउटसाइड जा रहा ना, तो ये भी आउटसाइड जाएगा और इस वाला भी आउटसाइड जाएगा। अब खाली ध्यान क्या रखना, आपको ध्यान ये रखना कि हॉरिजॉन्टल के साथ मतलब जिधर भी एंगल दिया रहेगा ना, जो थीटा का वैल्यू जिस भी एंगल रहेगा उधर कॉस बनाएगा, उधर क्या बनाएगा, कॉस बनाएगा। अब देखो दोनों में थोड़ा सा डिस्कस मैं आपको करता हूं। देखो नीचे वाला देखना, नीचे वाला में भी एफ है, यहाँ पे सेम एफ है ये चीज, और जा किधर रहा है, फिर से आउटवर्ड जा रहा है। ठीक है, आउटवर्ड जा रहा है, तो हम लोग रिजोल्व कैसे करेंगे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो ये देखो, ये दिस इज योर हॉरिजॉन्टल और दिस इज योर वर्टिकल में हम लोग रिजोल्व करेंगे। ठीक है, दोनों में अंतर सिर्फ क्या, अंतर सिर्फ आप एक चीज नोटिस कीजिएगा कि यहाँ पे थीटा यहाँ पे हॉरिजॉन्टल के साथ बना रहा है थीटा, ये देखो थीटा किसके साथ बना रहा है, हॉरिजॉन्टल के साथ, लेकिन यहाँ थीटा किसके साथ बना रहा है, वर्टिकल के साथ। एक सेकंड, यहाँ मैंने हॉरिजॉन्टल यहाँ भी लिख दिया, ये वर्टिकल होगा ना, ये वर्टिकल होगा, दिस इज, ये मेरा वर्टिकल होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये मेरा वर्टिकल के साथ जो है, वर्टिकल के साथ यहाँ पे एंगल मेरा थीटा बना रहा है। अब दोनों में कैसे हम लोग रिजल्टेंट फाइंड आउट करेंगे? मैंने सिंपल ये कहा कि अगर मेरा थीटा का वैल्यू जो है वो किसके साथ टच करेगा, हॉरिजॉन्टल जिसके साथ भी टच करेगा उसको कोस ले लेंगे। लाइक ये मेरा एफ है ना, तो एफ देखो यहाँ पे कॉस थीटा ले ली, क्यों, क्योंकि थीटा इसके साथ बना हुआ था, इस लाइन के साथ हॉरिजॉन्टल के साथ टच था। इस वाले में देखो किसके साथ थीटा टच है, वर्टिकल के साथ, तो ये वाला हो जाएगा मेरा एफ कॉस थीटा। एफ लेंगे फोर्स और कॉस थीटा ले लेंगे जगह उसके साथ बना हुआ, और अपोजिट वाला क्या होगा, साइन थीटा होगा। जैसे यहाँ एफ कॉस थीटा तो यहाँ हो गया एफ साइन थीटा। अगर यहाँ पे मेरा एफ कॉस थीटा था तो इस बार हो गया ये मेरा हो गया एफ साइन थीटा। मेरा बात समझ आया कि नहीं? एकदम सिंपल है। ठीक है, अगर मेरा फोर्स जो है वो बाहर की ओर आएगा, जैसे देखो ये अंदर की ओर जा रहा था, ये इधर जा रहा है, तो इस डायरेक्शन में यहाँ एक फोर्स आएगा और यहाँ एक फोर्स जाएगा। अब देखो एंगल कहाँ है, यहाँ बन रहा थीटा, तो इधर वाला कॉस हो जाएगा, ये वाला साइन आ जाएगा। समझ आए? चलिए और एक मैं आपको करके दिखाता हूँ, कुछ मैं और ले लेता हूँ। जैसे अगर एक एग्जाम्पल में ले लेता हूँ, एक सेकेंड, हाँ ये सभी को मैं रिमूव करता हूँ पहले तो, एंड देन हम लोग यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल अच्छा खासा ले लेता हूँ, राइट। चलिए मैं कौन सा एग्जाम्पल ले लेता हूँ, कोई ले लेता हूँ, जैसे कि यहीं पे ले लेता हूँ, इस तरह करके कोई जा रहा है, इस बार मैंने 10 न्यूटन ले लिया। चलिए 10 न्यूटन इस डायरेक्शन पे जा रहा है ना, ये मान लो एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेते हैं, ये हॉरिजॉन्टल एक लाइन है, एक बीम है, मान लो इस बीम में जो है 10 न्यूटन जा रहा है कोई एंगल में, मान लो ये कुछ थीटा एंगल दे दिया या फिर 30 डिग्री में मान ले, तो 30 डिग्री एंगल पे एक बीम में लोड लग रहा है। ठीक है, आउटवर्ड जा रहा है, टेंशन पे है, वायर से मान लो खींच रहे हैं, है ना, यहाँ पे इस तरह करके इसको खींच रहे हैं, इस बीम को, कोई बीम है इस तरह करके खींच रहे, तो आपको रिजॉल्व करना है। तो ये तो बड़ा डिफिकल्ट है, तो आप सिंपल क्या करोगे, सर जी आपने कहा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लेंगे, मतलब एक फोर्स इधर से निकलेगा, एक फोर्स मेरा इधर निकलेगा, दो फोर्स, और आपने कहा सर जिधर भी मेरा एंगल रहेगा ना टच किया हुआ वो कॉस ले लेंगे। तो यहाँ किधर टच किया हुआ, हॉरिजॉन्टल के साथ टच किया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, पहली बात तो फोर्स लिखो 10, इसके बाद किसके साथ सटा हुआ, इसके साथ, तो कॉस लेंगे, यानी कि कॉस और एंगल लिख लो 30, और ये वाला क्या होगा 10 फिर से, लेकिन इस बार साइन हो जाएगा, और एंगल कितना है वही 30। समझ आए मेरी बात? ये, लेकिन इसको मैं थोड़ा सा आप चेंज करता हूँ, सेम 10 न्यूटन ही रहेगा, लेकिन इस बार एंगल जो है वो क्या हो जाएगा, इस बार एंगल में चेंज करता हूँ। इस बार फिर से यही मेरा बीम है, और इस बीम में मेरा जो एंगल है ना वो इसके साथ बना रहा है, आपका कितना का मान लेते हैं, ये मेरा बना रहा है लेट सपोज 40 का, 40 डिग्री का एंगल बना रहा है, किसके साथ, वर्टिकल के साथ। अब फिर से रिजल्टेंट आप फाइंड आउट करोगे दोनों तरफ, एक मेरा इधर से रिजल्टेंट फाइंड होगा, ये मेरा इधर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में। अब 10 है फिर से, तो 10 हो जाएगा, तो कॉस किधर लोगे, ऊपर वाला वर्टिकल लोगे, मतलब इस बार होगा 10 कॉस और एंगल कितना 40, और ये क्या आ जाएगा 10 साइन 40। चलिए इतना बच्चा से समझ गए हैं कि अब कभी भी लाइफ में सॉम बनाओ, टॉम बनाओ, एफएम बनाओ या कोई अदर सब्जेक्ट बनाओ, कहीं भी रिजल्टेंट फाइंड आउट करने से ये तो बिल्कुल नहीं सोचिएगा कि कॉस किसको लेना, साइन किसको लेना है, अगर आपका इंक्लाइन में रहा तो। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया होगा, ये भी बेसिक चीज़ था इसलिए मैं यहाँ पे लिखा हूँ। अब चलिए एक हम लोग क्वेश्चन बना लेते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं और उसको हम लोग फाइंड आउट करना। सिंपल आपसे एक क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा है, आपको रिजल्टेंट फाइंड आउट करने बोल रहा है, फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स। तो ये तो आप लोग सॉल्व कर लेंगे। चलिए आप पॉज कीजिए वीडियो को और आप खुद ट्राई कीजिए बनाने का, क्योंकि यू नो दैट कि आप लोग पढ़ लिए होंगे तो आप आराम से इसको सॉल्व जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको बनाइए तो देखिए तो क्या बोल रहा है वीडियो, मतलब आई मीन क्वेश्चन पे। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि भाई एक मेरा पॉइंट यहाँ पे दिया गया और इस पॉइंट से मेरा
4 फोर्स दिया गया, चारों फोर्स देखो इस डायरेक्शन पे आ रहा है, इस पॉइंट की ओर आ रहा है, 8 न्यूटन का, 10 न्यूटन का, 20 न्यूटन का, 2 न्यूटन का। तो आपको सिंपल फाइंड आउट करना रिजल्टेंट। तो सबका हम लोग क्या करेंगे, सबका हम लोग सम ऑफ द हॉरिजॉन्टल सम ऑफ द वर्टिकल निकालेंगे और हम लोग क्या करेंगे, समेशन कर देंगे। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को क्या करते हैं हम लोग, सॉल्यूशन करते हैं। चलिए मैं क्या करूंगा, इसको फिर से एक बार ड्रॉ कर लेता हूं कि ये मेरा आ रहा है इस तरह करके, दिस इज योर 8 न्यूटन, है ना। और इसके बाद यहाँ से एक जा रहा है, दिस इज योर 10 न्यूटन, एक मेरा इधर से लग रहा है, दिस इज योर 20 न्यूटन, और एक मेरा यहाँ से लग रहा है, ये कितना लग रहा है, 2 न्यूटन का लग रहा है, ठीक है सर। और एंगल सब बना रहा है वर्टिकल के साथ बना रहा, तो मान लेते हैं ये वर्टिकल के साथ कितना कितना एंगल बना रहा है, ये बना रहा 45 का, ये बना रहा मेरा 60 का, ये बना रहा मेरा 30 का, और ये बना रहा है मेरा 30 का, ये दोनों मेरा 30 का बना रहा है। चलिए भाई अब हम लोग सबसे पहले 1 बाय 1 करके रिजल्टेंट इसका फाइंड आउट करते हैं। तो जैसे 8 न्यूटन को हम लोग ले लो, 8 न्यूटन को लिए, तो 8 सबसे पहले किधर किधर जाएगा, एक तो मेरा जाएगा इधर वाले में, इधर से एक आएगा, और एक मेरा इधर जाएगा, समझ रहे हो ना कि नहीं। 8 न्यूटन का मैं बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा डार्क में ले लेता हूँ, ठीक है। एक आएगा किधर, इधर आएगा, और एक इधर, और दोनों का डायरेक्शन कैसे होगा, इस डायरेक्शन में ही होगा, इस डायरेक्शन में ही होगा, क्योंकि पॉइंट की ओर जा रहा है, डायरेक्शन पॉइंट की ओर है, ठीक है। आप लोग को मैं बताया था जिधर एंगल दिया वो कोस लेंगे, तो आप किसको कोस लेंगे, हॉरिजॉन्टल वाले को, मतलब यहाँ आ जाएगा 8 cos 45, क्लियर है कि नहीं, 8 cos 45 हो गया। और इधर वाला क्या आएगा, फिर से 8 होगा, लेकिन इस बार साइन होगा, साइन 45। चलिए हो गया, क्लियर हो गया। 8 न्यूटन का रिजल्टेंट हम लोग सम ऑफ हॉरिजॉन्टल वर्टिकल फाइंड आउट करिए, सम ऑफ नहीं मतलब हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में रिजल्टेंट फाइंड आउट कर दिए। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट का, नेक्स्ट को कोई और, मैं जैसे 10 का बात करते हैं, 10 को, तो 10 से कौन, एक तो यही वाला डायरेक्शन होगा, देखो मैं ग्रीन कलर लेता हूँ, एक तो यही डायरेक्शन आएगा, इधर आएगा एक, ठीक है, एक मेरा इधर आएगा इस तरीके से, और एक मेरा इधर से जाएगा, ये वाला इधर एकदम पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल, पूरी तरह से वर्टिकल लेना, तो ये जाएगा कुछ अंदर से, ये भी अंदर जा रहा है। चलिए 10 दिया और 60 इसके साथ एंगल बना रहा, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, 10 cos 60, और ये वाला अगर बात करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 10 sin 60, क्या हो जाएगा ये मेरा 10 sin 60, एक सेकंड जगह नहीं है यहाँ पे, क्या हो जाएगा मेरा 10 sin 60, ठीक है, हो गया, 10 भी क्लियर हो गया। बात करते हैं अदर कोई फोर्सेस का, अदर का मैं कोई कलर ले लेता हूँ, ठीक है। 20 का बात करते हैं, तो 20 भी एक, पहले तो ये वाला ही एक आएगा, मैं ब्लैक से ही ले लेता हूँ, ठीक है, रेड से ले लेता हूँ इस बार ना, फिर से चलो रेड, एक तो इधर से आएगा 20 वाला देखो, और एक मेरा इधर से आएगा, यही तो मेरा बना रहा ना। तो अगर मैं बात करूँ 20 का, किसके साथ एंगल बना रहा, फिर से हॉरिजॉन्टल के साथ, इसके साथ बना रहा है एंगल, यहाँ पे देखो यहाँ पे एंगल बना रहा है, तो ये मेरा कॉस आ जाएगा, मतलब क्या आ जाएगा यहाँ पे 20 cos 30, और ये साइन हो जाएगा, मतलब क्या आ जाएगा यहाँ पे, और एक एंगल यहाँ से जाएगा 20 sin 30, ये भी फाइंड आउट करिए। लास्ट में जा मेरा 2 वाला 2 न्यूटन वाला, तो उसको भी मैं ले लेता हूँ, चलो मैं फिर से ग्रीन ले लिया इस बार, तो ये भी एक तो इधर से आएगा और एक मेरा इधर से आएगा। 30 एंगल किसके साथ बना रहा है, इसके साथ, फिर से वर्टिकल के साथ, तो यहाँ से फिर से एक आएगा कौन सा 2 cos आएगा, इसके साथ बना रहा है 2 30 आ जाएगा, और ये वाला जगह मेरा साइन हो जाएगा, मतलब यहाँ से आ जाएगा एक मेरा 2 sin 30, दैट्स इट। अब कौन कौन सा फोर्स आपको लेना, कुछ नहीं, अब हमको फोर्सेस सारा जो लेना वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वाला लेना, मतलब ये 230 को लेना, साइन 48 sin 45, 10 cos 60, 8 cos 45, 2 10 60, 20 sin 30, 2 cos 30, 2 cos 30, ये सभी को लेना है। तो चलिए इसको मैं रिजोल्व करके यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि आपको सिर्फ क्या क्या यहाँ पे ध्यान रखना है। यहाँ पे सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि एक पॉइंट आप लोग बनाओ, और सारे जो है हम लोग जो रिजल्टेंट फाइंड आउट किए उस चीज़ को लिखो, बाकी चीज़ को कोई लिखने का यहाँ पे जरूरत नहीं है। एक सेकंड ना, ये मैंने एक पॉइंट लिया। सबसे पहले बात करते हैं ऊपर वाले को, वर्टिकल वाला लेते हैं। ऊपर में कौन कौन सा है, एक तो आएगा 2 sin 30 आया, 2 sin 30 आया, और कौन सा आया था, और एक आया था मेरा 8 sin 45, 8 sin 45, देखो इसको लिए और इसको लिए, है ना। अब बात करते हैं, और मेरा इधर से आ जाते हैं, इधर वाला ले लेते हैं, एक नीचे वाला ले लेते हैं, जो भी भी मेरा अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, सब पॉइंट की ओर जा रहा था, तो इसको लेते हैं और इसको लेते हैं। क्या क्या यहाँ पे है, एक तो है 10 sin 60, और आपका क्या है 20 sin 30, ये चीज़ हो गया। अब बात करते हैं हम सब हॉरिजॉन्टल वाला सब, ठीक है, हॉरिजॉन्टल वाला सब फाइन बात करते हैं इधर से, ये भी पॉइंट में आएगा, इधर ही आएगा, तो ये सब लेते हैं, ये दोनों लेते हैं, 2 cos 30 और 20 cos 30, तो लिख लेते हैं यहाँ पे। एक आ जाएगा मेरा क्या 2 cos 30, एक आ जाएगा क्या 20
cos 30, राइट। अब बात करते इधर से, थोड़ा सा इधर कर देते कि दोनों को यहीं लिख दिए थे, ये अब लेंगे, ये वाला दोनों को लेंगे, 10 cos 60 और 8 cos 45। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, क्या आ जाएगा यहाँ पे 10 cos 60 और आ जाएगा कितना 8 cos 45। अब क्या, कुछ नहीं करना है, इन दोनों को सम ऑफ द, अगर बात तो जोड़ेंगे हम लोग सम ऑफ दी हॉरिजेंटल, तो ये दोनों को जोड़ेंगे और ये दोनों को जोड़ेंगे, ये तो सम ऑफ हॉरिजेंटल हो गया डायरेक्शन पे, और सम ऑफ वर्टिकल जोड़ेंगे तो इन दोनों को जोड़ेंगे और इन दोनों को जोड़ेंगे, तो सम ऑफ द वर्टिकल निकल जाएगा और मेरा निकल जाएगा फोर्स रिजल्टेंट। ठीक है, समझ आया कि नहीं? तो देखो आप कैसे क्या करेंगे, नेक्स्ट पेज में चलते हैं। तो यहाँ मुझे आई हैव टू कॉपी दिस पेज एंड पेस्ट अगेन, एंड देन इसको सारे को मैं डिलीट कर लेता हूँ ताकि एक पेज मुझे यहाँ से फिर से मिल जाएगा। चलिए, तो बात करते हैं हम लोग यहाँ पे क्या भाई, सम ऑफ द हॉरिजेंटल देते हैं, सम ऑफ द हॉरिजेंटल, पेज को एक सेकंड, हाँ, सम ऑफ हॉरिजेंटल फोर्सेस, एक सेकंड, हाँ। तो देखिए, तो हॉरिजेंटल में क्या क्या आ रहा है, एक तो आ रहा है 2 cos 30, फिर आ रहा है 20 cos 30 और आ रहा है 10 cos 60 और यहाँ पे आ रहा है क्या 8 cos 45। बस इसको सब क्या करना, जोड़। लेकिन हाँ, दोनों देखो, एक आ रहा है इस डायरेक्शन पे, एक आ रहा है इधर से, जो मेरा ये इसका बात करेंगे, देखो रेड से मैं दिखा रहा हूँ, जो 10 cos 60 और 8 cos 45 वो इस डायरेक्शन पे आ रहा है, एक इधर से आ रहा है, तो एक को पॉजिटिव लेंगे, इन दोनों को पॉजिटिव लेंगे, इन दोनों को नेगेटिव, या फिर उन दोनों को पॉजिटिव, इन दोनों को नेगेटिव, आपको जो मन हो आप उससे लो, आपको रिजल्टेंट मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सम ऑफ हॉरिजेंटल जब यहाँ पे निकालूंगा, तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन मेरा पड़ा हुआ था, एक तो था यहाँ पे सम ऑफ दी हॉरिजेंटल इक्वल टू 10 cos यहाँ पे ले लेते, चलो इधर कोई, इधर वाला मेरा थोड़ा बड़ा लग रहा है, 10 cos 60 और 8 cos 45 लेट, तो जरूरी नहीं है, तो इसको मैं पॉजिटिव ले लेता हूँ यहाँ पे, है ना। तो क्या लेंगे, 10 cos 60, एक सेकेंड, 10 cos 60 और प्लस आ जाएगा 8 cos 45, 8 cos 45। अब इसको हम लोग को नेगेटिव लेना पड़ेगा क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में है। देखो ना, ये तो आप समझ रहे हो ना कि नहीं, ये आप समझ रहे हो ना कि देखो, ये लाइन अगर लेंगे तो ये इस डायरेक्शन पे जा रहा है और ये मेरा ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब ये इस डायरेक्शन पे जा रहा है और इधर वाला इस डायरेक्शन पे जा रहा है, तो दोनों ऑपोजिट जा रहा है। ठीक है, चलिए, 8 cos 45, एक सेकेंड, तो ये चीज़ हो गई 8 cos 45, और तो माइनस क्या लेंगे, 2 cos 30 और माइनस 2 20 cos होगा ना, एक सेकेंड, यहाँ पे मेरा 20 हो जाएगा, 20, यस, तो 2 cos 30 और 20 cos 30, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 20 cos 30। तो सम ऑफ द हॉरिजेंटल निकल गया, इसको आप कैलकुलेट करना है, और सम ऑफ द वर्टिकल कैलकुलेट करना है। तो सम ऑफ द वर्टिकल में क्या क्या देखेंगे, फिर से उसी तरह एक पॉजिटिव ले लो, नेगेटिव ले लो, मतलब ये ग्रीन वाले को लेंगे, तो हम लोग लेते हैं फिर से इसी वाले को, बड़े वाले को मान लेते हैं, एज्यूम करके आप देखना ना कि ये थोड़ा बड़ा लग रहा है, तो ले लेना इसको पहले पॉजिटिव। तो 10 sin 60 और 20 sin 30, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 10 sin 60 प्लस 20 sin 30, और माइनस में क्या क्या आ जाएगा, माइनस में आएगा 2 sin 30 और 8 sin 45, क्या यहाँ पे आ जाएगा, एक सेकंड, थोड़ा इसको अच्छा से लिख देते हैं, माइनस आ जाएगा 2 sin 30 और माइनस 8 sin 45। अब बस ये आपको क्या, अब क्या आपको तो केएलसी का काम है, अब तो आपका काम है नहीं, कैलकुलेटर आपके पास है ना, उसको पकड़ो, ये सब वैल्यू को डालो, आपको रिजल्टेंट फाइंड आउट हो जाएगा। या फिर आपको पता होना चाहिए कि साइन cos 45 का वैल्यू 1/2, cos 60 का वैल्यू यू नो दैट, cos 30, सब तो साइन और cos का वैल्यू आपको सबको पता है, साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, तो इस तरीके से √3/2 60 होता है। तो आप वैल्यू पुट करो, आप जैसे चाहोगे, आप डायरेक्ट केएलसी में वैल्यू पुट करो या फिर सभी का वैल्यू पहले पुट करो, तो वैसे लाओ, तो जितना आप, जब आपके पास केएलसी है तो आप क्यों लंबा जाओगे, डायरेक्ट वैल्यू पुट करो और आंसर मिल जाएगा। मैं आपको डायरेक्ट रिजल्टेंट बना रहा हूँ, कितना मिलेगा, सम ऑफ द हॉरिजेंटल आपको मिलने वाला है 12 किलो न्यूटन, क्या किलो न्यूटन में दिया था फिर न्यूटन में दिया था, ये सिर्फ देख लेते हैं, न्यूटन में है तो यू विल गेट द वैल्यू इन न्यूटन, तो आपको यहाँ पे न्यूटन मिलेगा 12 न्यूटन, एंड सम ऑफ दी हॉरिजेंटल आपको मिलेगा 8.39 न्यूटन। तो जैसे आपको यहाँ पे सम ऑफ दी हॉरिजेंटल वैल्यू निकल जाएगा, सम ऑफ दी वर्टिकल वैल्यू निकल जाएगा, अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट आप देखो क्या होता है, रिजल्टेंट इक्वल टू, मैं आपको बता दे रहा हूँ एक बार, p² प्लस q² प्लस 2pq cos थीटा। लेकिन
लेकिन रूट अंडर, लेकिन यू नो दैट कि cos थीटा, यहाँ तो भाई सम ऑफ द वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लिया ना, एंगल का तो बात ही नहीं आ रहा, ये थीटा कब आता, आप बोलो ये सर जी थीटा कब आएगा, तो आप बोलोगे सर जी ये थीटा कब आता है, जब में ना P और Q फोर्स जो रहता है, यहाँ पे P फोर्स और Q फोर्स जो है वो किस सब एंगल में रहता है, लेकिन यहाँ पे कोई एंगल है, यहाँ तो एंगल है लेकिन कौन सा एंगल है, ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ले रहे हैं, सारे का सारा फोर्स हम लोग वर्टिकल माने या हॉरिजॉन्टल माने, और सारा एंगल तो यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, 90 बन रहा है, 90 बन रहा है, 90 बन रहा है, यानी थीटा का वैल्यू क्या है 90, और cos 90 का वैल्यू क्या होता है, तो cos 90 का वैल्यू होता है सर 0, यानी कि ये पूरा का पूरा वैल्यू तो हो जाएगा 0, तो ओनली बचेगा क्या P प्लस Q, और बेसिकली यहाँ पे P क्या है सम ऑफ दी और हॉरिजॉन्टल ले लो, और Q क्या सम ऑफ दी वर्टिकल ले लो, या फिर आप इसको वर्टिकल इसको हॉरिजॉन्टल ले लो, कहने का मतलब सम ऑफ द हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। तो यहाँ पे हम लोग को सिर्फ और सिर्फ कितना जरूरत पड़ने वाला है, आपको जो जरूरत पड़ने वाला है दैट इज योर, एक सेकंड, यहाँ जो वैल्यू मुझे जितना जरूरत पड़ने वाला वो आपको सिर्फ और सिर्फ रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर मिलने वाला है। याद रखना जब भी हम लोग हॉरिजॉन्टल वर्टिकल निकालते हैं ना तो पी और क्यू का ही जरूरत पड़ता है, लेकिन यहाँ पे एक फोर्स तो नहीं गया है, हॉरिजॉन्टल में ढेर सारा वर्टिकल में ढेर सारा है, तो हम लोग पी और क्यू ना लिख के लिखते क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। इसलिए आप देखे होंगे, देखो मैं आपको पूरा मैं बता रहा हूँ अंदर से कहाँ से बेसिकली हर चीज़ निकला है। तो आप लोग देखे होंगे रिजल्टेंट हम लोग करते क्या, रूट अंडर बोल देते हैं सम ऑफ दी हॉरिजॉन्टल का होल स्क्वायर और सम ऑफ दी वर्टिकल का होल स्क्वायर, वो बेसिकली वहीं से निकला है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस से ही निकला है। ये बेसिकली हॉरिजॉन्टल मतलब सारे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पी और क्यू मान लेते हैं कि पी और क्यू जो है वो मेरा यहाँ पे मान लेते हैं पी है और क्यू है, दोनों मेरा 90 एंगल पे है, ये हम लोग मान के चलते हैं। और यहाँ पे चूंकि मेरा क्यू ढेर सारा यहाँ पे गया था, देखो ना यहाँ पे हम लोग कितना यहाँ पे क्यू लिए हैं, मान लो ये सभी मेरा क्या क्यू लिए और ये मेरा पी लिए हैं, तो ढेर सारा, इसीलिए सम ऑफ दी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मानते हैं, ना कि पी और क्यू मानते हैं, क्योंकि एक सिंगल फोर्स तो था नहीं यहाँ पे, लेकिन सब हॉरिजॉन्टल वर्टिकल था, तो इसलिए। और बाकी 2p cos थीटा वो क्यों जीरो कर देते, क्योंकि चूंकि मेरा वर्टिकल हॉरिजॉन्टल है तो एंगल मेरा 90 का बनता है, 90 का वैल्यू होता है 0। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पी स्क्वायर मतलब सम ऑफ द हॉरिजॉन्टल स्क्वायर, जो भी वैल्यू दिया गया 12 का होल स्क्वायर कर दीजिए यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाएगा 8.39 का होल स्क्वायर कर दीजिए और रूट अंडर कर दिए, तो आपको रिजल्टेंट जो भी होगा आप उसको कैलकुलेट करना, यू विल गेट योर रिजल्टेंट दैट इज योर 8.39। और अगर आप फिगर वाइज समझोगे तो कैसा हो जाएगा, कुछ मेरा इस तरह होगा कि ये मेरा गया सम ऑफ दी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, कितना निकला सम ऑफ द हॉरिजॉन्टल 12 न्यूटन, तो 12 न्यूटन मेरा निकला, और सम ऑफ द वर्टिकल, अब मान लो पी और क्यू में ही करना चाहते हो, मेरा बात समझो, सम ऑफ द, देखो मैंने क्या किया, सम ऑफ द हॉरिजॉन्टल लेना, हॉरिजॉन्टल का मतलब जो भी हॉरिजॉन्टल है 10 हॉरिजॉन्टल को एक हॉरिजॉन्टल में कर दिया, यहाँ पे 4 दिया था ना हॉरिजॉन्टल, कितना फोर्स दिया था हॉरिजॉन्टल में, 1 2 3 4, 4 हॉरिजॉन्टल था, तो चारों हॉरिजॉन्टल को मैंने एक में कर दिया, और यहाँ पे 4 वर्टिकल था, 4 वर्टिकल को मैंने एक में कर दिया, रिजल्टेंट का मतलब तो वही होता है 10 फोर्स को 4 फोर्स को एक में कर दो, ठीक है। चलिए तो मैं ये क्या कर सकता हूँ सर कि सम ऑफ, मैंने हॉरिजॉन्टल यहाँ सम ऑफ द वर्टिकल ये होगा ना, एक सेकंड ना, तो यहाँ पे सम ऑफ दी वर्टिकल कितना निकला 8.39 निकला न्यूटन, 8.39 न्यूटन निकला। एक सेकंड, ये मेरा 10 sin 60 वर्टिकल ही था ना, 10 sin 60, हाँ बिल्कुल सही, ठीक है ये निकला। और सम ऑफ द हॉरिजॉन्टल कितना निकला, सम ऑफ द हॉरिजॉन्टल इक्वल टू मेरा निकला 12 न्यूटन, कितना निकला मेरा 12 न्यूटन निकला। और यानी आप इसको मान लो कि ये मेरा मान लेते हैं कि इसको अगर मान लेंगे P और इसको मान लेंगे Q, कुछ भी मान लो P और Q मान लेंगे, ये भी अगर मान लेंगे सम ऑफ द हॉरिजॉन्टल इक्वल टू, एक सेकंड ये कर लो कि भाई ये सम ऑफ द वर्टिकल जो है ना इसको मान लेते हैं हम लोग P और इसको हम लोग मान लेते हैं Q, तो आप बस इस वैल्यू पे आप P मान लो, P वही वैल्यू वही रिजल्टेंट आएगा, रिजल्टेंट इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर आ गया यहाँ पे। और बाकी 2p cos थीटा, तो यहाँ तो 90 आ जाएगा, थीटा इक्वल टू, तो 90 की जगह वो तो 0 हो ही जाएगा। तो अब जैसे समझो, समझ गए ना कि कहाँ से ये चीज़ होता है और कैसे हम लोग लेते हैं, बस ये चीज़ है। और रिजल्टेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, आपको पता 20 से जाता है, जैसे यहाँ पे मेरा रिजल्टेंट मिलेगा, यहाँ पे कुछ रिजल्टेंट मिलेगा, और यही रिजल्टेंट हम लोग क्या किए, रूट अंडर कर दिया हम लोग पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और आप बोल सकते हो कि और क्या बोलेंगे कि आर इक्वल टू सम ऑफ दी हॉरिजॉन्टल का होल स्क्वायर और सम ऑफ दी वर्टिकल का होल स्क्वायर, मतलब पी और क्यू, वही बात हो गया। इसको अगर पी एंड क्यू मान लेंगे तो क्या आपको समझ आया, क्या आपको समझ आया कि नहीं।
इतना मैं बच्चा तरह से क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि भाई ये सभी चीज़ ना आप बहुत जगहों पे यूज़ करोगे, है ना। पी एंड क्यू इसको ले लेंगे तो अगर ये आप लोग को बहुत जगह यूज़ करोगे, सिर्फ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का बात नहीं है, सॉम टॉम हर जगह पे पूरा का पूरा हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में यही तो निकालते हैं ना। सम द हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, सॉम में आप लोग शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, तो हर एक क्वेश्चन पे इसी का जरूरत पड़ेगा, इसलिए इसको आप बहुत अच्छे से समझो, रिपीट करो, रिवीजन करो, इतना कर दो कि दिमाग में बैठ जाए कि कैसे ये सारा चीज़ आता है। तो आप यहाँ पे आपको हम लोग को क्या मिल गया, फाइनल आंसर आपको रिजल्टेंट मिल गया दिस मच, और ये मेरा न्यूटन में ही निकलेगा। समझ आया कि नहीं? आई होप सो आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से हम लोग फाइंड आउट करते हैं। चलिए अब हम लोग कुछ लॉज और कुछ थ्योरम पढ़ते हैं जो काफ़ी यूज किया जाता है फोर्स सिस्टम में। ये वन ऑफ दी वेरी इंपॉर्टेंट आपका थ्योरम है या फिर प्रिंसिपल है जो काफ़ी यूज करते हैं हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में, उसका रीढ़ की हड्डी है, और आप लोग को समझ में आएगा आगे चल करके इसका यूज कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए तो ये आपका दैट इज योर, ये कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। ट्रांसमिसिबिलिटी क्या कहलाता है? प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। सर जी ये फोर्स मेरा कहता क्या, मतलब सॉरी ये मेरा प्रिंसिपल जो है वो क्या बोलता है सर? देखो ये सिंपल ये कहता है ना, यहां समझो एक सेकंड, हाँ ये समझना, दिस इज योर बोर्ड मैंने एक लिया और एक सिस्टम को हम लोग यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, एक सिस्टम को मैंने यहाँ पे स्टडी यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं। अब मैंने यहाँ पे एक फोर्स यहाँ पे लगाया इस लाइन ऑफ एक्शन में, अगर आप देखिएगा मान लो इस लाइन ऑफ एक्शन में लगाया तो सेम इस वाले को मैं यहाँ भी दिखा सकता हूँ। कहाँ पे दिखा सकता हूँ? अगर मैंने यहाँ लगाया तो इस वाले को मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ, लेकिन हाँ उसी लाइन ऑफ एक्शन पे, लाइन चेंज नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ लग रहा तो यहाँ लग रहा है, यहाँ लग रहा है, यहाँ कहीं भी लगाएंगे उसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। अगर ये मेरा इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है, मतलब जितना फोर्स इधर से लग रहा है मतलब स्टेटिक है, रुका हुआ है, तो अगर ये इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है और ये रिजिड बॉडी है, रिजिड मतलब फोर्स लगने से डिफॉर्म नहीं होना चाहिए, तो अगर दो कंडीशन है इक्विलिब्रियम और रिजिड बॉडी है तो जो भी फोर्स का वैल्यू होगा वो एक्सिस, लाइन ऑफ एक्सिस में अगर कहीं भी रखेंगे तो उसका चेंज वैल्यू होने वाला नहीं है, सेम का सेम रहने वाला है। यही कहता है मेरा क्या, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। जैसे कि यहाँ पे समझाया गया है कि एक मेरा कार है, मस्त समझो आप जेई बन गए तो आप क्या किए अपने फैमिली के लिए, है ना, पापा के लिए, मम्मी के लिए, अपने बच्चों के लिए, आगे चलकर आने वाला आप लोग को बच्चा स्वीट तो उन लोग के लिए कार खरीदे, और आपका जो भी पसंदीदा कार है, जो भी पसंदीदा कार है वो है। देखो इसको मस्त में आप लोग के लिए क्या कर देता हूँ, कलर कर देता हूँ। ये कलर जो है ले नहीं रहा है, एक सेकंड, ये हो गया मेरा। और मान लो आप BMW खरीदो, जो भी आप लोग का पसंदीदा है वो आप लोग को मिल गया। ठीक है, ये आप लोग क्या किए, BMW खरीद लिए। ये पूरा का पूरा यहीं तक मेरा टायर है। ओहो क्या टायर बनाए। ठीक है, अब ये बोल रहा है, ये लो ये बोलता कि अगर मेरा पहला वाला कार, यही कार है, सेम कार है, कार चेंज नहीं है, ये भी आपका सेम कार है, बस कार एक जगह यहाँ था, फिर दूसरा जगह हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ा के खड़ा कर दिए। लेकिन अगर पहले वाले में यहाँ कोई धक्का लगा रहा, कोई हेल्दी इंसान है और वो धक्का रहा है, तो मान लो ये लगा रहा कुछ, मान लो 560 न्यूटन का यहाँ पे फोर्स वो लगा रहा है, तो अगर सेम लाइन ऑफ एक्शन पे ये फोर्स को हम लोग बाहर दिखाएंगे ना, तो मेरा वैल्यू यहाँ भी 560 होगा, 560 होगा, चेंज नहीं होने वाला है। अगर उसी लाइन ऑफ एक्शन में दिखाएंगे तब, क्योंकि देखो यहाँ पे लाइन ऑफ एक्शन मेरा जो है वो सेम है, लाइन ऑफ एक्शन मेरा क्या है, सेम है। यहाँ देखो सेम लाइन ऑफ एक्शन में, सेम लाइन ऑफ एक्शन मतलब एक्सल एकदम तार लेकर सीधा लाइन खींचेंगे वायर से, तो उसी लाइन ऑफ एक्शन में कहीं भी मान लो ये फोर्स को हम लोग यहाँ एफ दिखाएंगे, या फिर इस फोर्स को मैंने यहाँ दिखाया, इस फोर्स को यहीं दिखाया, लेकिन हाँ इसी लाइन ऑफ एक्शन में वैल्यू चेंज होने वाला नहीं है। यहाँ भी मेरा वही 560 न्यूटन ही होगा, यहाँ भी 560 न्यूटन होगा, यहाँ भी 560 न्यूटन, कहीं भी उस लाइन ऑफ एक्शन में दिखाएंगे तो वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए। बट इंपॉर्टेंट क्या है कि मेरे इक्विलिब्रियम में होना चाहिए बॉडी, ठीक है, इक्विलिब्रियम में होना चाहिए और रिजिड होना चाहिए। रिजिड मतलब ये नहीं कि फोर्स लगा और डिफॉर्म कर गया, फिर तो वैल्यू वहाँ पे ऑब्जर्व कर लिया ना, तो वो नहीं होना चाहिए। और इक्विलिब्रियम मतलब स्टैटिक रहना चाहिए, इक्विलिब्रियम कंडीशन रहना है। अब पता चलेगा मूवमेंट मूविंग हो रहा तो कैसे आप फाइंड आउट करोगे, है ना, स्टडी करने के लिए तो स्टैटिक चाहिए ना। तो रिजिड और इक्विलिब्रियम है तो मेरा फोर्स किसी भी एक लाइन पे अगर कहीं भी लगाएंगे तो वैल्यू चेंज होने वाला नहीं है, वो सेम रहेगा, बस होना चाहिए सेम डायरेक्शन पे और सेम लाइन ऑफ एक्शन पे। तो बस चलो अब स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, ये सभी को मैं हटाता हूँ। आई होप सो कि आप लोग को समझ में आएगा, एकदम एक बच्चा वाला चीज़ है, बट इससे क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है एजे में। सिंपल आपको क्या बोलेगा ना, स्टेटमेंट दे देगा उठा के, ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट दे देगा, और आपको बोलेगा कि ये स्टेटमेंट
कौन कहता है, कौन सा थ्योरम या फिर कौन सा प्रिंसिपल कहता है। वहाँ आपको देगा लेमिस थ्योरम दे देगा इसका, या फिर आप देखोगे प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी दे देगा बी में। सी नंबर में दे देगा आपको पैरेललोग्राम लॉ ऑफ थ्योरम दे देगा, ट्रायंगल लॉ ऑफ थ्योरम दे देगा, या फिर आप ले लो इससे पहले जो हम लोग पढ़े आपका पैरेललोग्राम, तो इसमें से आंसर क्या होगा, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। तो कभी कभी आजकल स्टेटमेंट भी दे देता है। तो ये स्टेटमेंट क्या कहता है, द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ ए रिजिड बॉडी, देखो कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम रिजिड बॉडी, इक्विलिब्रियम और रिजिड बॉडी होना चाहिए, विल नॉट चेंज, वो चेंज नहीं करेगा, कब, इट विल नॉट चेंज इफ अ force act a body at a certain point is replacing by the force of same magnitude along the same direction। मतलब ये सिंपल ये कहा कि देखो सिंपल क्या कहा, स्टेटमेंट को समझना कि कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, अगर मेरा इक्विलिब्रियम और रिजिड बॉडी रहा तो मेरा चेंज नहीं करेगा, क्या, फोर्स को अगर एक बॉडी से हटा के उसको रिप्लेस करके दूसरे कहीं हम लोग लगा देंगे, लेकिन अलोंग द सेम डायरेक्शन, मतलब अलोंग द सेम लाइन ऑफ एक्शन लगाएंगे तो वो मेरा चेंज नहीं होगा, डिफरेंट पॉइंट में भी चल गए। तो बस ये सिंपल ये मेरा स्टेटमेंट कहा। आई होप सो कि आप लोग इस चीज़ को समझ गए होंगे। सेम डायरेक्शन मतलब सेम लाइन ऑफ एक्शन, यहाँ पे कहा गया अलोंग द सेम डायरेक्शन, तो मतलब सेम लाइन ऑफ एक्शन, मतलब एक ही लाइन पे, समझो ना, एक ही लाइन पे जो भी लगेगा हर जगह पे एफ 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 का वैल्यू कुछ भी रहेगा वो चेंज होने वाला नहीं है। ठीक है, चलो ये मेरा कहा। अब ये कहाँ पे यूज होता है सर, यूज बाबू बहुत जगह पे होता है। देखो यहाँ पे एक रिजिड बॉडी समझाएं कि मान लो ये मेरा रिजिड बॉडी है, यहाँ पे अगर एफ लग रहा है तो अगर सेम लाइन ऑफ एक्शन पे हम लोग यहाँ भी लगाएंगे तो वैल्यू मेरा सेम होगा। कहाँ पे होता है समझो, जैसे कि आप देखोगे ना, मैं आपको इसका यूज बता रहा हूँ, है ना, यूज थोड़ा बता रहा हूँ। जैसे आप देखना अभी हम लोग, मैं आपको बताऊंगा न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे तो यूज़ करते हैं कि मान लो ये मेरा एक बॉडी है ना, ये एक इस तरह करके कोई बॉडी है, एक सेकंड, ऐसे कुछ है, ऐसे कुछ रेक्टेंगुलर बॉडी है जो कि एक मेरा सपोर्ट में रखा हुआ है, एंड एक मेरा सपोर्ट बीच में ले लेते हैं, एक इस तरह करके, एक मेरा बॉल के ऊपर मेरा रेक्टेंगुलर बॉडी रखा हुआ है, ये मेरा बॉडी है, बॉल के ऊपर रखा हुआ है। तो इसमें इस तरह करके कोई यहाँ पे एक फोर्स मेरा लग रहा अपोर्ड डायरेक्शन पे, एक वेट लगेगा नीचे में, ऊपर जाएगा एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा, और यहाँ पे कोई एक फोर्स लगेगा इस तरह करके फोर्स। ठीक है, तो इसका हम लोग को रिजल्टेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं कभी कभी कि इसको जस्ट अपोजिट डायरेक्शन, मैं आपको समझाऊंगा, चलिए अभी नहीं समझ आएगा, हम समझ रहे हैं, अभी आप जो है वो कंफ्यूज हो सकते हो। वैसे इस क्वेश्चन को एक जगह था जिसको मैं आपको समझाता, आप सिंपली ये जानो ना कि हम लोग बस फोर्स को दूसरे जगह रिप्लेस कभी कभी कर देते हैं, रिप्लेस कभी कभी दूसरे जगह हम लोग कर देते हैं। मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी, क्वेश्चन बताऊंगा उसमें ज़्यादा समझ आएगा, अभी बताएंगे तो आप थोड़ा सा दिमाग भटक सकते हैं। जो चीज़ है ये आप समझो सेम लाइन ऑफ एक्शन में समझाया जा रहा है। चलिए ये चीज़ हो गया। नाउ और एक थ्योरम आता है जिसको बोलते हैं हम लोग वेरगोनियस थ्योरम, वेरगोनियस थ्योरम, ठीक है, वेरिगोनॉन थ्योरम बोलते हैं, वेरिगोनॉन्स थ्योरम। क्या बोलता है सर ये थ्योरम, एक क्वेश्चन आता है कि वेरिगोनॉन थ्योरम जो है किससे रिलेटेड है, तो मोमेंट रिलेटिव थ्योरम है, इससे हम लोग मोमेंट फाइंड आउट करते हैं। पहले तो ये क्वेश्चन आता है कि वेरिगोनॉन थ्योरम जो है वो किससे रिलेटेड थ्योरम है, किस चीज़ से रिलेटेड थ्योरम है, या फिर उससे हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं, या फिर बोल देगा सिंपली क्वेश्चन कि वेरिगोनॉन थ्योरम इज रिलेटेड टू फोर्स या फिर मोमेंट, तो इस तरीके से आपको कुछ होगा, या फिर बोल देगा कपल, तो आपको क्या बोलना, मोमेंट, मोमेंट रिलेटेड ये मेरा थ्योरम है। अब बोलता क्या है, सिंपली ये बोलता है ये थ्योरम कि अगर दो फोर्स है, दो मेरा फोर्स है, जैसे ये मैंने यहाँ लिया Q फोर्स और यहाँ मैंने लिया एक P फोर्स, तो अगर मेरा P एंड Q फोर्स दो दिया गया है और किसी एक पॉइंट के अबाउट मुझे एक मोमेंट निकालना, जैसे O पॉइंट से ये दोनों फोर्स निकला हुआ, O पॉइंट से दोनों फोर्स निकला हुआ, तो फिर से देखो ये नॉन पैरेलल फोर्सेस के लिए है, पहली बात, क्योंकि पैरेलल तो है नहीं, कोई जाके एक पॉइंट पे मिल रहा तो पैरेलल तो होगा नहीं, और कंकरेंट भी है क्योंकि एक पॉइंट से निकल रहा है, और मेरा इसको बोलेंगे कोप्लेनर भी, क्योंकि एक ही प्लेन पे, मैं आपको समझा चुका ना, एक प्लेन, कोप्लेन क्या था, इस तरह समझाया था कि ये मेरा है वाई एक्स है और ये जेड है, तो ये जेड है, तो ये मेरा एक प्लेन अलग प्लेन, ये मेरा अलग प्लेन, ये मेरा प्लेन 1, ये मेरा प्लेन 2 और ये मेरा प्लेन 3। तो किसी भी एक प्लेन पे इसको हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे मान लो प्लेन 1 पे, प्लेन 1 के बीच में ही मैंने दोनों फोर्स ड्रॉ कर दिया, Q और P, तो हो गया ना एक प्लेन पे। तो जब एक प्लेन रहता है उसको बोलते हैं कोप्लेन, क्या बोलते हैं उसको, कोप्लेन। तो ये जो वेरगोनन थ्योरम है किसके किसके लिए लागू होता है, नॉन पैरेलल, कंकरेंट और कोप्लेनर के लिए। ठीक है, समझ आया कि नहीं। तो ये क्या कहता है, कहता ये है कि अगर मेरा दो फोर्स है, एक सेकंड ग्रीन में ले लेता हूँ, हाँ, दो फोर्स है Q एंड P, और कि कोई एक पॉइंट, जैसे A पॉइंट से रिलेटेड हम लोग इसका मोमेंट फाइंड आउट करेंगे, तो Q का A पॉइंट से मोमेंट, P का A पॉइंट से मोमेंट जो होगा
वो सम ऑफ होगा इन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट हम लोग लेंगे। मान लेते हैं क्यू एंड पी का जो रिजल्टेंट है वो मेरा आर निकला। क्या निकला? आर निकला। तो आर से वही पॉइंट यानी ए पॉइंट से जो मोमेंट होगा वो इक्वल होगा इन दोनों फोर्सेस का मोमेंट उस पॉइंट के अबाउट का। कहने का मतलब इस स्टेटमेंट को यहाँ पे लिखा गया है, इससे समझो आप लोग को समझ में आ गया कि मैं क्या आप लोग को समझाया। देखो यहाँ क्या लिखा है, मोमेंट ऑफ पी अबाउट ए, मतलब पी जो फोर्स यहाँ पे दिया गया, ये जो आपका पी फोर्स है, इसका ए के अबाउट मोमेंट, ए के अबाउट मोमेंट, पी का ए के अबाउट मोमेंट प्लस क्या कहा गया, प्लस मोमेंट ऑफ क्यू अबाउट ओ, यानी कि अब क्यू का, दोनों फोर्सेस का, क्यू का ओ के अबाउट मोमेंट, जो दोनों का समेशन करेंगे पी प्लस क्यू अगर करेंगे तो वो इज इक्वल टू होता है किसका, मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट आर अबाउट ए, मतलब मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट का जो ए के होगा वो इक्वल टू होगा इन दोनों के मोमेंट का ए के अबाउट से। ठीक है, मतलब दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस का। समझ आए मेरी बात? तो रिजल्टेंट जिस तरह आप लोग को पता है ना कि P प्लस क्यू इक्वल टू आर होता है, और रिजल्टेंट हम लोग क्या लेते हैं, P प्लस क्यू लेते हैं। तो ये बोल रहा है कि P का मोमेंट प्लस Q का मोमेंट इज इक्वल टू, दोनों को जोड़ देंगे तो वो बराबर होगा R के मोमेंट का। बस यही कहता है। ये क्या कहता है, मेरा वेरगोनेंस थ्योरम कहता है। समझ आया कि नहीं? चलिए ये, और दो क्या ध्यान रखना और एक क्या ध्यान रखना है इसमें। पहली बात तो ये कि मोमेंट रिलेटेड थ्योरम है, और किसी भी एक फोर्स का मोमेंट किसी पॉइंट के अबाउट प्लस दूसरे फोर्स का मोमेंट किसी उसी पॉइंट के अबाउट इज इक्वल टू होता है उन दोनों फोर्सेस के रिजल्टेंट का मोमेंट उसी पॉइंट के अबाउट। ये चलिए, अब ये चीज़ समझ गए आप लोग, तो हम लोग अब बढ़ते हैं और एक थ्योरम के आगे, और दैट इज योर लेमिस थ्योरम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो मैं आपको वीवीआई देखो यहाँ पे कहा गया है, बिकॉज दिस थ्योरम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी स्टेट लेवल एजेई और फॉर सेंट्रल लेवल एजेई, बिकॉज हर जगह पे यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, चाहे न्यूमेरिकली देख लो, मैं आपको बहुत सारा क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा जो पूछा गया एजेई लेवल में। ठीक है, और चाहे थ्योरम से रिलेटेड आपको डायरेक्ट स्टेटमेंट पूछा जाता है। क्या बोलता है सर, स्टेटमेंट क्या बोलता है, पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं। द स्टेटमेंट इज अबाउट फाइंडिंग द रिजल्टेंट। हम लोग कोई भी दो फोर्स का रिजल्टेंट को फाइंड आउट करने के लिए, या फिर दो फोर्स दिया गया है तो तीसरा फोर्स का, फिर एक फोर्स दिया गया है तो अदर टू फोर्सेस को हम लोग फाइंड आउट करने के लिए, बेसिकली फोर्स फाइंड आउट करने के लिए हम लोग इस थ्योरम का यूज करते हैं। ठीक है, या फिर कभी कभी एंगल फाइंड आउट करने के लिए। चलिए बात करते हैं थ्योरम। थ्योरम क्या बोलता है, देखो थ्योरम ये बोलता है, देखो और एक चीज ध्यान रखना, ये भी थ्योरम जो है ना वो दो फोर्स का ही रिजल्टेंट फाइंड आउट करता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है वो रिजल्टेंट अगर दिया रहता है ना तो अदर फोर्सेस को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सर क्या बोल रहे हैं, थोड़ा बताइए अच्छे से। देखो अगर मेरा यहाँ से एक पॉइंट से निकला P, और एक चीज देखना ये भी कनकरेंट होता है, नॉन पैरेलल होता है, क्योंकि यहीं पे जैसे मैंने कहा एक पॉइंट से निकला तीनों फोर्स, यानी सर आप एक पॉइंट से निकला कनकरेंट, मैंने क्या कहा था, कनकरेंट जो एक पॉइंट से फोर्स निकलता है उसको कनकरेंट कहते हैं। जैसे यहाँ से देखो, यहाँ से मेरा इस पॉइंट से निकला, यही पॉइंट से निकला, तो ये हो गया क्या मेरा कनकरेंट, ये हो गया आपका कनकरेंट फोर्स हो गया। नॉन कनकरेंट मतलब क्या, एक पॉइंट से नहीं निकलेगा, मतलब ये देखो ये नॉन कनकरेंट है, नॉन कनकरेंट है, मतलब ये यहीं जा रहा है यहीं जा रहा है। ठीक है, ओके। और ये क्या, नॉन पैरेलल, क्योंकि देखो नॉन पैरेलल है, पैरेलल मतलब ये पैरेलल, तो पैरेलल भी नहीं है, मतलब नॉन पैरेलल, कनकरेंट और फिर से कोप्लेनर, क्योंकि एक ही प्लेन पे बन सकता है, एक प्लेन में आराम से मेरा बन सकता है। मतलब एक दीवार में क्या आप दो फोर्सेस को नहीं दिखा सकते हो, दिखा सकते हो, तो आपका हो गया क्या, एक प्लेन में, मतलब कोप्लेनर। ठीक है, तो ये कहता है कि अगर मान लो दो फोर्स है P एंड Q, दो फोर्सेस है, तो इसका रिजल्टेंट जो होगा, अभी देखो ये रिजल्टेंट बीच में जाएगा ना, बिल्कुल सर जी रिजल्टेंट देखो अभी जस्ट यूज आपका होगा किसका, वेरगोनेंस थ्योरम का। आप बोलोगे सर रिजल्टेंट इधर होता है, इधर कहाँ दिखाया गया, तो बाबू थोड़ा सा आ जाओ वेरगोनेंस थ्योरम के ऊपर, यही चीज़ नहीं, वेरगोनेन थ्योरम सॉरी मैं कह रहा हूँ, ये आपका प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी क्या बोलता है ये, कि सर उसी लाइन ऑफ एक्शन पे हम लोग फोर्स को कहीं भी दिखा सकते हैं, उसका वैल्यू चेंज नहीं होता है अगर वो रिजिड बॉडी रहे और इक्विलिब्रियम रहे। तो इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा ध्यान से देखो, तो ये मेरा यहाँ पे बोला गया ना इक्विलिब्रियम कंडीशन, बिल्कुल सर कहा गया है। तो इसीलिए क्या किया गया है ना, यहाँ पे जो आर जो रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में निकलेगा ना, देखो ग्रीन से मैं दिखा रहा हूँ, ग्रीन से जो आर इधर दिखाया गया इसको सेम लाइन ऑफ एक्शन में पीछे दिखा दिया गया। क्या किया गया, उसी लाइन ऑफ एक्शन पे बस दिखाया गया। जैसे एक लाइन ऑफ एक्शन मैंने कहा था आर अगर यहाँ होगा तो आर यहाँ नहीं दिखा सकते हैं, बिल्कुल दिखा सकते हैं, बस सेम चीज यहाँ पे कहा गया। तो बेसिकली यहाँ पे क्या यूज किया गया, आपके उस थ्योरम का यूज किया गया, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी का, मतलब फोर्स को उसी लाइन ऑफ एक्शन में कहीं और शिफ्ट कर दिया गया ताकि एक नया थ्योरम बन सके। एक्सपेरिमेंट किया साइंटिस्ट लोग और ये निकाला है कि
अगर दो फोर्स मेरा होता है तो उसका जो रिजल्टेंट होगा दैट इज योर आर जो रिजल्टेंट होगा उसको अगर हम लोग फाइंड आउट करना चाहेंगे तो कैसे फाइंड आउट करते हैं कि जो वही रिजल्टेंट आर हम लोग को फाइंड आउट करना है तो वो फाइंड आउट करते हैं रेशियो ऑफ अदर टू फोर्सेस के बीच का एंगल, साइन ऑफ एंगल, अदर टू फोर्सेस के बीच का जो साइन ऑफ एंगल है उससे फाइंड आउट करते हैं। और ये वो इक्वल टू होता है अदर फोर्सेस के भी अदर एंगल के साइन ऑफ एंगल के रेशियो के बराबर। क्या समझे सर? समझ नहीं आया? देखो मैंने जस्ट कहा, ये सिंपल सा लॉजिक कहा आप लोग से कि सर जी अभी हम लोग दो फोर्सेस का रिजल्टेंट देख रहे हैं। अभी तक जितना मैंने थ्योरम पढ़ाया दो फोर्सेस, कौन कौन सा थ्योरम? एक लेमिस थ्योरम, यहाँ भी दो फोर्सेस देख रहे हैं पी एंड क्यू। ये तो रिजल्टेंट बेसिकली आर है, लेकिन इसको हम लोग मान सकते हैं रिजल्टेंट एक तरह से फोर्स के जैसा ही। तो यहाँ भी दो फोर्स था। इसके पहले क्या थ्योरम पढ़े थे? प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी नहीं, ये आपका वेरगोनियंस थ्योरम दो था, एक रिजल्टेंट था। और इससे पहले हम लोग पढ़े थे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ थ्योरम, वो भी क्या था? दो ही था। तो एक सर यहाँ पे P है, दूसरा मेरा एक फोर्स है Q। तो इसका अगर रिजल्टेंट इधर आएगा, लेकिन मैंने यूज किया आपका ट्रांसमिसिबिलिटी का लॉ और मैंने इधर दिखा दिया सेम लाइन ऑफ एक्शन बाय रिजल्टेंट। तो अगर ये R मुझे फाइंड आउट करना है तो डिवाइड हो जाता साइन ऑफ अदर टू फोर्सेस के बीच का एंगल। तो अदर टू फोर्सेस कौन कौन सा है? यहाँ पे अदर टू फोर्सेस है P एंड Q, तो इसका बीच का एंगल क्या है? ये चीज है, गामा है, तो साइन ऑफ गामा हो गया। और इज इक्वल टू होता है सेम, ये चलते रहेगा। मतलब अगर हम लोग फाइंड आउट करना चाहेंगे इसको P को, तो P लो, तो P के अपोजिट फोर्स कौन कौन सा है? तो आप बोलेंगे सर इसके अपोजिट अगर देखेंगे तो Q और R है। क्या है? एक सेकंड, यहाँ पे R और Q है, तो इन दोनों के बीच का एंगल कौन सा है? आपका अल्फा है, तो साइन ऑफ अल्फा है। और फिर से Q डिवाइड बाय, अगर मैं Q को लेता हूं तो Q को, तो Q के अपोजिट कौन कौन सा आपका फोर्स है? P एंड R है, तो इसके बीच का एंगल कौन सा है? आपका बीटा, तो साइन ऑफ बीटा। साइन ऑफ होता है फोर्स अपॉन साइन ऑफ, दोनों बीच के फोर्स का एंगल। ठीक है, तो ये होता है आपका लेमिस थ्योरम। स्टेटमेंट थोड़ा देखते हैं और मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरह से इसको लेते हैं। ठीक है, डोंट वरी, मैं आपको ऐसा पढ़ाऊंगा कि आप लोग भूलिए, इस गलती से भी कोई नहीं भुलाएगा, है ना। तो इफ थ्री फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट, अच्छा और एक चीज, ये ओनली और ओनली थ्री फोर्स के लिए मेरा वैल्यू होता, लागू होता, ना तो तीन से ज्यादा ना तो तीन से कम। क्यों मैं फोर्स कर रहा हूं ना? क्योंकि सभी जगह से क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आपसे बोला गया है कि भाई लेमिस थ्योरम इज अप्लीकेबल फोर्स मोर देन थ्री फोर्स, कहीं बोलता अप्लाई फॉर लेस देन थ्री फोर्स, तो ना तो लेस देन थ्री में काम करेगा ना तो लेस देन थ्री में काम करेगा। लेस देन और मोर देन थ्री, मतलब तीन ही चाहिए तभी जाके ये लॉ थ्योरम लागू होगा। अदरवाइज तीन से ज्यादा हुआ चार तो वैलिड नहीं है, अगर दो भी होगा वैलिड नहीं है, ओनली फॉर थ्री। तो इसीलिए कहा गया अप्लाई ओनली फॉर थ्री फोर्सेस। दूसरा चीज इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, मतलब सभी फोर्स इक्विलिब्रियम कंडीशन में होना चाहिए, जिस भी पॉइंट में लग रहा है वो मेरे इक्विलिब्रियम कंडीशन मतलब बैलेंस होना चाहिए। तीसरा चीज ये कनकरेंट होना चाहिए और कोप्लेन होना चाहिए। कनकरेंट मतलब एक पॉइंट से निकला हुआ और एक ही प्लेन पे होना चाहिए। और चौथा क्या बोलेंगे? नॉन पैरेलल, ये तो आप देखिए समझ रहे हो, नॉन पैरेलल फोर्सेस होना चाहिए। तो इन सभी पॉइंट का ध्यान रखना चाहिए। तो स्टेटमेंट पढ़ते हैं आप। स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि इफ थ्री फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट आर इन इक्विलिब्रियम, अगर तीन फोर्सेस एक पॉइंट पे लग रहा है और इक्विलिब्रियम है, देन द रेशियो ऑफ एनी फोर्स, मैंने कहा रिजल्टेंट को भी फोर्स लेके चलेंगे, तो अगर द रेशियो ऑफ एनी फोर्स, किसी भी फोर्स का जो रेशियो होता है इज इक्वल टू होता है साइन ऑफ एंगल बिटवीन द रिमेनिंग टू फोर्सेस, या फिर साइन ऑफ एंगल बिटवीन द रिमेनिंग मतलब उन दोनों फोर्सेस का एंगल के सेम होता है। जैसे मैंने कहा आर रिजल्टेंट अगर मान लो फाइंड आउट करना, तो जस्ट अपोजिट दो फोर्सेस के बीच का एंगल यहाँ पे मैंने ले लिया है साइन गामा। ठीक है, चलिए अब देखो डियर, यहाँ पे डिफिकल्ट क्या होता है। अभी तो आपको ये समझ आ रहा है कि P दिया Q दिया सर, ऑटोमेटिक पता चल गया। अगर R निकालना है तो इसके इधर दो फोर्सेस लेंगे और दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल मैं फाइंड आउट कर ले रहा हूँ। लेकिन कभी कभी क्या रहेगा ना, आपको दिया रहेगा इस तरीके से, देखो कैसे, ये रहेगा एक आपका P, ये दे देगा आपको Q और ये दे देगा R। अब यहाँ पे दे देगा ये आपका अल्फा है, ये आपका बीटा है, और दोनों का दोनों ये आपका गामा है। ठीक है, अल्फा बीटा, ये गामा मैंने कर दिया, एक सेकंड ना, ये अल्फा ले लो, ये आपका बीटा ले लो और ये आपका गामा ले लो। अब आप बोलेंगे सर किस कौन सा क्या एंगल लेंगे, तो चलिए मैं आपको नेक्स्ट पेज में समझा रहा हूँ इसके बारे में किस तरीके से फाइंड आउट। बड़ा अच्छा मैं ट्रिक आपको बताऊंगा, ठीक है, लेमिस थ्योरम का। चलिए यहाँ तो डायरेक्ट एक आपका क्वेश्चन आ गया। अच्छा, ओरिजिनल स्टोरी, हाँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसका ओरिजिनल स्टोरी आप जो लोग जान लो। देखो ये तो बस मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये बेसिकली आया कहाँ से है, बेसिकली आया कहाँ से वो थोड़ा जानो। देखो
ओरिजिनल स्टोरी मतलब होता है ना, हर चीज़ के पीछे एक लॉजिक होता है। मैं अभी तक जो भी बताया हूँ आप लोग देखिएगा, बहुत ही फंडामेंटल चीज़ों में आप लोग को समझाने का ट्राई किया हूँ। कहीं भी आप देखिएगा, जो कहीं भी कोर्स आप अगर देखिएगा तो मेरा जो रहेगा वो आप लोग को कुछ हर एक वीडियो में, कोई बच्चा अगर कितनों जानता है ना, आप लोग को कुछ नया चीज़ जानने को मिला होगा। ठीक है, जैसे रिजल्टेंट जो होता था सम ऑफ वर्टिकल प्लस सम ऑफ हॉरिजॉन्टल, वो कैसे आया। देखो यहाँ पे बात आ रहा है कि इसका ओरिजिनल स्टोरी क्या है, कैसे ये चीज़ एंगल आया। क्या सच में ये डायरेक्ट हम लोग पुट करते हैं साइन ऑफ अल्फा बीटा गामा पी डिवाइड बाई आर डिवाइड बाई क्यू डिवाइड, नहीं ऐसा नहीं होता है। ओरिजिनल स्टोरी कुछ और ही है। क्या है सर, देखो ओरिजिनल स्टोरी मैं आपको समझा रहा हूँ वन बाय वन करके। मानते हैं यहाँ पे मेरा क्यू पी फोर्स था, एक मेरे यहाँ पे क्या था क्यू फोर्स था, और यहाँ पे एक आर फोर्स था। ठीक है, होता क्या है, मैं आप लोग को बताया था ना कि ये देखो इधर हम लोग रिजल्टेंट लेते थे, देखो यहाँ पे रिजल्टेंट है, लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या क्या है, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिटिविटी का यूज करते रिजल्टेंट को पीछे कर दिए। ठीक है सर, अब हम लोग को क्या करना है, रिजल्टेंट फाइंड आउट करना। तो एंगल जो हम लोग लेते हैं ना, वो क्या एंगल लेते हैं वो समझना। जैसे कि मुझे आर डिवाइड बाई चाहिए, तो आर जो बेसिकली ये पूरा का पूरा जाएगा, ये कितना आ जाएगा 180 होगा ना। तो 180 में अगर मैं यहाँ पे घटाऊंगा अल्फा को, क्योंकि इधर आपका अल्फा इस वाले एंगल को घटाएंगे तब जाके मुझे ये मिलेगा। अभी क्या लेना हमको, आर चाहिए। तो आर के साथ देखो कौन सा एंगल सटा हुआ, तो आर से ये मेरा एंगल सटा हुआ 180 के आसपास। देखो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 180 बनाएगा। देखिए मैं अलग कलर से दिखा रहा हूँ, कोई जैसे ग्रीन से मैं दिखा रहा हूँ, ये मुझे चाहिए ये। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 180 बनाएगा, और मुझे चाहिए क्या, अभी आर से जो सटा हुआ एंगल है, तो अभी ये एंगल मुझे चाहिए, ये चाहिए ये वाला। तो ये कब मिलेगा, जब 180 में मैं घटाऊंगा इस वाले को, दैट इज योर गामा। तो इसीलिए आ जाता है साइन 180 माइनस गामा। उसी तरह पी के देखो, पी कौन सा चाहिए मुझे यहाँ पे, एक सेकंड। अब मुझे चाहिए पी चाहिए, तो पी चाहिए मतलब मुझे चाहिए इसके सामने वाला एंगल, ये वाला चाहिए। ठीक है, ये चाहिए। तो क्या होगा, इसका पूरा का पूरा 180 ले लो, पूरा यहाँ पे ले लो, यहाँ से लेकर वहाँ तक 180 है। तो 180 में क्या घटाएंगे, इस वाले को घटाएंगे, मतलब अल्फा को हटाएंगे। देन उसी तरह अगर क्यू का बात करेंगे, यहाँ पे क्यू क्या है, ये आपका है। तो ये पूरा का पूरा स्ट्रेट लाइन ले लो, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होगा 180 हो गया। तो मुझे सामने वाला एंगल क्या चाहिए, ये वाला चाहिए। तो इसके लिए क्या घटाएंगे हम लोग, यहाँ पे देखो आपका क्या है, यहाँ पे बीटा है, तो यहाँ पे बीटा को घटाएंगे, क्योंकि ये इसके साथ सटा हुआ। आप बोलोगे सर बीटा तो उधर है, देखो 180 अगर आप लोगे, ये अगर 180 लोगे तो देखो यहाँ पे बीटा थोड़ा सा सटा हुआ ना, तो इस वाले को, क्योंकि उधर वाला मुझे चाहिए नहीं, इधर वाला चाहिए, तो उसको घटाएंगे तो ये वाला ऑटोमेटिक मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग बीटा लेते हैं। अब थोड़ा चीज़ आप लोग को समझ नहीं आ गया कि सर 180 क्यों लिए। अब मैं इसको फिर से कनेक्ट करूंगा जब मैं और एक थ्योरम आपको पढ़ाऊंगा, फिर से वही नॉन पैरेलल फोर्सेस का जब फाइंड आउट करूंगा, एक बहुत ही और एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, एक पॉलीगन आएगा आपका रिलेटेड निकालने का, और एक आपका आएगा ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस में आपको कनेक्ट करूंगा, क्योंकि वहां पे बेटर समझाऊंगा कि कैसे आपका ये 180 आता है। मैं आपको समझाऊंगा, डोंट वरी, क्योंकि हेक्सागन जब बनता है ना, फिर ट्रायंगल बनता है तो आपका 360 होता है, तो 120 इंटरनल एंगल होता है, तो उसको जब घटाते तो 180 बचता है। तो मैं आपको तब कनेक्ट करके बताऊंगा, तब आपको और क्लियर होगा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे बेसिकली यहाँ पे फंडामेंटली कि ये 180 माइनस अल्फा क्यों करते हैं, क्योंकि इसका सामने वाला अगर इसका बात करेंगे तो ये आपका तो दिया गया है आपका सॉरी अल्फा दिया है, लेकिन यहाँ तो हम लोग गामा लेते हैं, साइन डिवाइड गामा, तो इसीलिए ऑपोजिट लेते हैं, क्योंकि उसको घटाते हैं 180 से तो इधर वाला आता है। चलिए ये चीज़ से निकलता है। हाँ, मैं यहाँ पे ये बोल रहा था, मैं यहाँ पे ये डिस्कस कर रहा था कि अगर आपको एक सेकंड, हाँ चलिए अब हम लोग यहीं पे क्लास को ऑफ करेंगे, बट मैं और एक चीज़ थोड़ा सा बता दूंगा, जो मैंने कहा कि अगर आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होगा इसको फाइंड आउट करना, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, इससे रिलेटेड जो भी हम लोग अभी तक पढ़े हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। मैं ये बात कर रहा था कि अगर आपको यहाँ पे दे देगा इस तरह करके पी फोर्स, और यहाँ दे देगा क्यू फोर्स, और यहाँ पे दे देगा एक आपका, यहीं पे ले लेते हैं आर, एक ही डायरेक्शन तीनों रहा। अब इसके बीच का एंगल हम लोग ले लेते हैं, जैसे कि ये आपका हो गया अल्फ़ा, मैं अल्फ़ा को वर्ग को गामा लिख दे रहा हूँ, अल्फ़ा, ये हो गया आपका बीटा, और ये पूरा का पूरा यहाँ तक है गामा, तीनों का एंगल हो गया बीच का। चलिए अब इसमें आपको लेमिस थ्योरम लगाना है। तो देखो ट्रिक मैं बता रहा हूँ, ये आपको ट्रिक बता रहा हूँ ताकि आप लोग को कन्फ्यूज नहीं होना, किसी भी तरह का एंगल दिया रहा है। सबसे पहले पी का बात करते हैं, पी डिवाइड बाई साइन ऑफ एंगल होगा। साइन ऑफ एंगल क्या, दो ऑपोजिट फोर्सेस के बीच का एंगल। तो पहले पकड़ना कि अभी किसको निकाल रहे हैं, पी को। तो पी को पहले मैं हाईलाइट यहाँ पे कर देता हूँ, किसको निकालना हमको, पी को निकालना है। तो अब पी के जस्ट अगल बगल का दोनों फोर्सेस लेना, दोनों फोर्सेस लेना। क्या मैंने कहा, जैसे समझो यहाँ से कैसे ये चीज़ आया, चलो पहले मैं यहाँ पहले बताता हूँ। क्या मैंने कहा, पी के जस्ट अगल बगल का दोनों फोर्सेस, साइड से सामने का पड़ोसी, तो पी के पड़ोसी, इधर वाला पड़ोसी क्या हो जाएगा, तो क्यू हो जाएगा। तो चलिए क्यू को मैंने ले लिया। तो जो भी पड़ोसी रहेगा ना उसको नहीं लेना, उसका एंगल भी नहीं लेना, फोर्स तो नहीं लेना, ये एंगल नहीं लेना। तो देखो
पी और क्यू के बीच में कौन सा एंगल आया, आपका आया ये वाला चीज़, क्या आया आपका अल्फा आया, तो इसको नहीं लेना है। अब पी के जस्ट अपोजिट उधर वाला, तो उधर से घूम के इधर आएगा कौन सा, आर आएगा, तो जस्ट अपोजिट क्या मिला, आर मिला। तो आर आने के लिए कौन सा एंगल मिला, तो यहाँ बीटा एंगल मिला, तो इसको भी नहीं लेना। तो बचा क्या यहाँ पे, आपको मिला क्या, बीटा। तो देखो इस तरीके आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, तो अब आपको बीटा लेना है, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका साइन हो जाएगा मेरा बीटा। समझ आए, इज इक्वल टू बात करते हैं हम लोग किसका बात करते हैं, अब हम लोग पी ले लिए तो आर ले लेते हैं। अब आर, अच्छा सर, तो अब मैं हाईलाइट ले लेता हूँ, ये लो आर का बात कर रहे हैं, तो आर ऑफ होगा, एक सेकंड, आर ऑफ साइन होगा, क्या लेंगे सर, आर, आर, तो अब आर है, तो आर का अगल बगल का फोर्स लो, तो इसके जस्ट बगल का फोर्स मेरा क्या, क्यू है। तो क्यू जाने के लिए देखो, क्यू जाने के लिए कौन सा एंगल मिला, मेरा बीटा एंगल मिला, तो बीटा एंगल को लेने वाले तो हम लोग है नहीं, सामने वाला एंगल नहीं लेंगे। अच्छा, आर के अपोजिट मतलब इधर घूम के जाएंगे तो क्या मिलेगा मेरा, पी मिलेगा, पी मिलेगा। तो पी जाने के लिए कौन सा एंगल मिला, बीटा एंगल मिला। देखो इधर से घूम कैसे करके गए ना, तो यहाँ पे बीटा एंगल मिला, तो बीटा एंगल को यहाँ पे नहीं लेंगे, तो बचेगा यहाँ पे क्या, अल्फा बचा, तो साइन ऑफ क्या हो जाएगा यहाँ पे, अल्फा हो जाएगा, साइन ऑफ अल्फा हो गया। चलिए ये भी हो गया, समझ गए होंगे। और लास्ट आपका क्या बचा, लास्ट आपका बचा पी हो गया, आर हो गया, क्यू बचा, क्यू डिवाइड बाई साइन ऑफ क्या होगा, ठीक है। तो मैं अब हाईलाइट लेता हूँ रेड को, ठीक है, रेड से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए तो क्या लेंगे हम लोग, क्यू लेने वाला है, क्यू, क्यू के आमने सामने देखो, एक सामने आ जाएगा आर, तो आर आने के लिए फिर से बीटा मिला, तो इसको एंगल को लेंगे नहीं हम लोग, बीटा एंगल को नहीं लेंगे। एक सेकंड, ये तो सेम से मेरा आ जा रहा, हाईलाइट हो जा रहा, किसी और कलर को मैं ले लेता हूँ, ठीक है। क्यू का बात करते, क्यू के सामने आ रहा आर, तो बीटा एंगल आया, उसके बीच से पार हुए, नहीं लिए। और क्यू के उधर वाला पी इस बार आया, देखो सामने मेरा क्या पी था, तो पी को पार करने के लिए कौन सा एंगल मेरा मिला है, यहाँ पे अल्फा मिला, इधर मेरा बीटा मिला इसके सामने, तो कौन सा मेरा बचा, बीटा मिला, बीटा मेरा बच गया, उससे मेरा टच नहीं हुआ, उधर नहीं गए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा बीटा आ जाएगा। एक सेकंड, यहाँ पे बीटा बीटा क्यों हो गया भाई कॉमन, क्या मैंने कोई गड़बड़ यहाँ पे करा, एक सेकंड, हाँ अल्फा, सॉरी ये गामा एक होगा ना, बीटा बीटा दो जगह ले लिए, सॉरी, आई एम सो सॉरी, ये जो एंगल आपका होगा अल्फा बीटा एंड गामा होने वाला है, सॉरी वो मैंने ध्यान नहीं दिया है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ ना। तो यहाँ पे आपका गामा होने वाला है, तो बाकी तो सब सही होगा, मुझे पता होगा अल्फा बीटा गामा। पी एंड क्यू लिए तो पी डिवाइड बाई कौन सा हो जाएगा, इधर सामने हो जाएगा मेरा क्यू, और इधर हो गया था मेरा आर, तो यहाँ मैंने बीटा ले लिया, सही लिया। क्यू का बात करेंगे आर का, तो सामने ये हो गया और ये हो गया, तो यहाँ पे हाँ सही है। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि किस तरह के हम लोग फाइंड आउट करते हैं। अगर इस तरह का कन्फ्यूजिंग रहेगा तो आप लोग को इजी तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो। साइन ऑफ या क्या हो गया आपका, हो गया आप मेरा गामा, ठीक है। देखो आगे पहले वाले में भी यही हो रहा था, देखो ध्यान से, ध्यान देना। सबसे पहले आर लिया गया, आर, तो आर के सामने क्या क्या है, तो आप देखो इसके सामने आपका एक एंगल ये वाला हो गया, सामने का एंगल, और सामने का फोर्स मतलब पी हो गया, और सामने का फोर्स क्या होगा, क्यू हो गया। तो क्यू जाने के लिए कौन सा एंगल से पास किए हम लोग, तो बोलेंगे सर पी जाने के लिए बीटा से पार हुए और क्यू जाने के लिए हम लोग अल्फा से पार हुए, तो इन दोनों एंगल को लिए नहीं, बचा क्या मेरा गामा बचा, इसीलिए यहाँ पे साइन ऑफ गामा आया था, आर डिवाइड बाई। उसी तरह अगर बात करेंगे पी का, तो पी का आप लोग देख लो, यहाँ से पी का आप लोग देखो, ये मेरा क्या था, एक सेकंड, हाँ। तो बात करते हैं यहाँ पे पी का, तो देखो पी है, तो पी के सामने यहाँ पे क्या आ रहा है, सामने यहाँ पे क्यू आ रहा है, और इसके सामने क्या आ रहा है, कौन सा फोर्स आ रहा है, आर आ रहा है। तो किस किस एंगल से पार हुए हम लोग, एक तो बीटा से पार हुए हैं और आपका एक गामा से पार हुए, तो बचा क्या मेरा अल्फा, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे पी डिवाइड बाई क्या लेते हैं, साइन अल्फा। सेम उसी तरह बात करेंगे अगर क्यू का, तो क्यू का आप लोग देख लो यहाँ से, क्यू का, तो क्यू के सामने हमने कौन सा एंगल मिलेगा, तो आप लोग देखो यहाँ से, क्यू के सामने एक पी था और इसके सामने एक आर था, तो इसके लिए कौन सा एंगल से पार हुई, इस एंगल से और इस एंगल से पार हुई, तो इन दोनों को नहीं लेना है, बचेगा मेरा बीटा, इसीलिए क्यू डिवाइड बाई साइन बीटा। समझ आया, या तो दोनों अपोजिट दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल, या फिर जब कन्फ्यूजिंग रहेगा, जैसे मैंने डायग्राम समझाया यहाँ पे कन्फ्यूजिंग रहेगा, तो आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से लेना है एंगल को, ठीक है। आमने सामने का जो भी एंगल से पार करेंगे, फोर्स से जो एंगल मिलेगा उसको नहीं लेना है। समझ आया, ये मैं इसलिए इतना बता रहा हूँ क्योंकि हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उस समय पे आप लोग को कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैं तो पढ़ाऊंगा, मुझे तो आता, तो मैं किसी तरह से बताऊंगा तब आपको बहुत इजीली समझ आएगा, लेकिन जब आप खुद से सॉल्व करोगे ना घर में या फिर रूम में, तब आपको डिफिकल्ट लगेगा, सर क्या किए थे। इसलिए मैं समझ रहा हूँ कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रहा हूँ, टाइम ले रहा हूँ, लेकिन जैसा समझा रहा हूँ ऐसा मजबूत समझा रहा हूँ कि आपको कहीं से भी पढ़ने का जरूरत ना पड़े। मेरे पास अगर कोई बच्चे, कोई भी टीचर 1 घंटा में समझा रहा है, उसको मैं 1.5 घंटा में समझाऊंगा, ठीक है। लेकिन अंतर ये रहेगा ना कि उससे आप 1 घंटा समझोगे ना, तो आपको फिर से कहीं से देखना पड़ेगा, कैसे सॉल्यूशन हुआ, फिर लेक्चर देखना पड़ेगा। मेरा क्या कि थोड़ा सा लंबा भले होगा, लेकिन मैं टाइम इसलिए ले रहा हूँ कि ऐसा समझा रहा हूँ कि कहीं और जाने का जरूरत नहीं है, कहीं से आपको हेल्प लेने का जरूरत नहीं, एक बार पढ़ो और आप माहिर बन जाओ, ठीक है। चलिए,
तो इस तरीका हो गया। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्लास, जैसे मैंने कहा एमसीक्यू लगाने वाले क्वेश्चन। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। आई होप सो आप लोग को लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो आप लोग को लाइक करना प्लीज़, आप लोग लाइक किए, आप लोग कमेंट करते नहीं हो, आप लोग प्लीज़ कमेंट कीजिए। अच्छा लग रहा तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कोर्स अच्छा लगा, उससे मोटिवेशन मुझे मिलता है आप लोग के लिए मेहनत करने का। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिए, लाइक और कमेंट तो करना ही करना है, ठीक है। और इसके अलावा अच्छा लग रहा तो प्लीज़ शेयर कीजिए अपने ग्रुप में, व्हाट्सअप, फेसबुक ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कीजिए। और कोई भी दिक्कत रहे तो आप टेलीग्राम में जुड़ के मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और उसमें मुझे मैसेज कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन का डाउट रहे, फिर कैसे पढ़ना है, कैसे हमको मतलब मेंटेन करना है, किस चीज़ के लिए प्रिपरेशन करें, उसके लिए कैसे टाइम मैनेजमेंट, मैं सब चीज़ बताऊंगा, राइट। कोई भी क्वारी रहे तो मैं बताऊंगा। कमेंट करके मुझे बताएगा कैसा आपको लेक्चर लगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल गाइस, बाय बाय।